आज का सेशन जो है ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा। यानी आप किसी भी चीज को स्किप कीजिए लेकिन इस सेशन को स्किप मत करना। उसका कारण बता देता हूं कि पिछले 4 से 5 साल में क्या हो रहा है कि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन धड़ल्ले से एग्जामिनर पूछ रहा है। और ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, ये हर एग्जाम में, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे रेलवे को उठा लीजिए, चाहे एसएससी को उठा लीजिए, या कोई स्टेट के एग्जाम को उठा लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% है कि आना ही आना है। ये शायद बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का बन चुका है। और यहां पे हम तमाम वो सारे सवाल भी डिस्कस कर लेंगे। और जितने भी सोशल रिफॉर्मर हुए हैं इनके बहुत सारे लोग के बारे में आपको पता भी है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए। तो बहुत सारे लोग के बारे में आपको पता भी होगा, लेकिन उन्होंने क्या क्या चीजें कब कब की हैं और उनका क्या क्रोनोलॉजी है वो सारी हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि यहां से सवाल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वो मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है आपसे, वो टफ हो जाएगा, या फिर वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी यहां से पूछ सकता है, अगेन वो भी टफ हो जाएंगे, है ना। तो हम ऐसे सवाल भी देख लेंगे कि किस टाइप के स्टेटमेंट के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो है ना टॉपिक, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक और धार्मिक सुधारों के अंदर जो चीजें हुई हैं हमारे समाज में, जैसे सती प्रथा होगी, विडो रिमैरिज होगी, बहुत सारे ऐसी जो कुरीतियां थी जिनको खत्म करने के ऊपर बहुत सारे लोगों ने फोकस किया है, ठीक है भाई। और ऐसे ही आप देखिए कि अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो वो इसको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स बोलेंगे। अब जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दो तुरंत, अभी के अभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कोई भी बच्चा स्किप नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो ये जीवी कक्षा एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां जाइएगा, फ्री कोर्स के अंदर जाना, वहां पे एसएससी सीजीएल पे क्लिक करना, उसके बाद एसएससी 2025 हनुमान सीरीज पे क्लिक करना। नाम से कंफ्यूज मत होना, ये रेलवे और एसएससी दोनों के लिए सीरीज बनाई गई है। तो ये हनुमान सीरीज जो है ये मोस्ट परफेक्ट, आप बोलेंगे एकदम टू द पॉइंट, जो है जितनी भी चीजें जरूरी है वो सारी इसके अंदर कवर है। 99.99% चीजें आपकी यहां से कवर हो जाएंगी, एग्जाम में कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है भाई। तो इसको फॉलो कर लेना। यहाँ बहुत सारी लेटेस्ट के माइंड मैप वाले जो पीडीएफ है वो मैंने डलवा दिए हैं। चलिए भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। अगर किसी बच्चे को पेड कोर्स चाहिए है तो अभी बहुत बड़ा ऑफर इसमें चल रहा है, जिसके साथ साथ आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा और हमारा पेड कोर्स भी मिल जाएगा। वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 7000 से ज्यादा एमसीक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, हर चीज यहां पे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये आप यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। अगर आप पेड वाले कंटेंट में जाना चाहते हैं, यूज द कोड बसंत, जिससे कि आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कहां से लेना है? जीवी कक्षा एप्लीकेशन से लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए आज के अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। आ जाओ फटाफट से। राम राम भाई, सारे न राम राम के हालचाल तारे सारे के हैं। तो भाई आज दे बालक तो खेल देखने लाग रहे हैं। मैं नू बोल रहा हूं भी भाई तारे जिंदगी का खेल ना बन जाए, कितने पढ़ाई कर लिया करो, है। सारा दिन क्रिकेट मैच देखते रहते हैं, सारा दिन यही काम है कि खेल देखना है। असली गेम इस चीज में है कि जब तुम खेलो और लोग देखें, ना कि तुम दूसरों को देखो और बाबा यार कोहली ने मार दिए, हो इसने मार दिए, ये सब में कुछ ना रखा। तुम बनो उस काबिल, तब मजा है। आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इनसे क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, आप छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, कुछ कंट्रोवर्सीज भी आज होने वाली है आज के सेशन में। जब हम एंडिंग की तरफ पढ़ेंगे, दयानंद सरस्वती तक पहुंचेंगे, तो हम पाएंगे कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आपको देखने को मिलेगी। तो वो आपको मजा आता है ऐसी चीजों में, तो मैंने डाल भी दिया है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। राजा राम मोहन रॉय का जो टाइम है 1772 से 1833 के बीच का है। अच्छा, नोट्स मत बनाना, ये सारा का सारा कंटेंट आपको इस वाली किताब के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाला वर्जन अभी के लिए तो फिलहाल खत्म है, लेकिन हिंदी वाले बच्चे इसको ले सकते हैं। इसका और इसका, ये साइंस की होगी, ये हमारी जीके की होगी, बंडल ही आता है इसका, ठीक है। तो इसमें सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है समाज सुधारकों के बारे में, एक एक पॉइंट उनका। और यहाँ पे जो है मैंने मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले हैं जो फ्रीक्वेंट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको जो एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा तो किताब से पढ़ लेना। चलिए, तो 1828 में ये जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनका काम, जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है, ये बनाते हैं ब्रह्मो सभा। लोगों को लगता है कि ब्रह्मो समाज बनाया है ना, लेकिन आप देखो कि सबसे पहले उस ब्रह्मो समाज का नाम ब्रह्मो समाज नहीं था, ब्रह्मो सभा था। बाद में उसका नाम जो है ब्रह्मो समाज किया गया है। और ये किसकी हेल्प से इसका नाम ब्रह्मो समाज किया गया और क्या क्या इसके अंदर इनोवेशंस होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, उसके लिए हेल्प किसकी ली थी? तो इन्होंने द्वारकानाथ टैगोर की ली थी। अब आप बोलेंगे ये कौन आ गए, है ना। चलो, रविंद्रनाथ सुना था, देवेंद्रनाथ भी सुना होगा, हो सकता है अबिंद्रनाथ भी सुना हो, है, शर्मिला टैगोर भी सुना हो, वो भी टैगोर फैमिली से ही है, जी हाँ, है ना। तो आप देखो कि ये कौन है। सबसे पहले थे द्वारकानाथ टैगोर, उनके बेटे हुए देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके बेटे हुए रविंद्रनाथ टैगोर। तो डीडीआर, ठीक है। तो जो रैम होती है ना, रैम DDR3, ऐसे आप समझ लीजिए। तो DDR से आप इनको याद रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। तो द्वारकानाथ
उनके बेटे देवेंद्रनाथ और उनके बेटे जो है रविंद्रनाथ। ठीक है, तो ये आपको डीडीआर से याद रखना है। तो यानी कि द्वारकानाथ टैगोर के कंटेम्परेरी कौन है, राजा राम मोहन रॉय हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर आप देखो कि राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल कब मिलता है, कौन देता है, तो टाइटल वाज गिवन बाय अकबर सेकंड। ठीक है, जो मुगल एम्परर अकबर सेकंड है उसके द्वारा दिया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखिए, क्योंकि आप देखो कि जब हम आगे चल के देखेंगे, ये देखो इसका मतलब 1828 की बात हो रही है लगभग, है ना। तो उस टाइम पे अकबर सेकंड भी है, फिर बहादुर शाह जफर तो आखिरी ही होने वाला है। तो बहादुर शाह जफर के बाद तो कोई भी मुगल राजा नहीं बनता है ना। तो ये बात जो हो रही है बहादुर शाह जफर से भी पहले की हो रही है। आप ये समझना है इस चीज़ को। मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो चीज़ें हैं, गवर्नर जनरल कौन थे कंटेम्प्रेरी, या बहादुर शाह जफर किसके कंटेम्प्रेरी हैं, है ना, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते जाएंगे। हालांकि गवर्नर जनरल के सेशन में भी मैंने बताया था कि कौन कौन से समाज सुधारक किस किस गवर्नर जनरल के टाइम में हमने बात कर रखी है, ऐसा नहीं कि उसमें बात नहीं कर रखी है। ठीक है, फिर आप देखिए कि इस टाइम पे अगर मैं बोलूं तो बेंटिक जो है, विलियम बेंटिक जो है इस टाइम पे गवर्नर जनरल इनके कंटेम्परेरी है, जो सती प्रथा को खत्म करने में हेल्प करेगा इनकी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इनको जो है फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस बोला जाता है, या फिर कहें कि अगर मॉडर्न भारत का एक तरह से पुनर्जागरण करने की बात करें, है ना, कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाए तो वो इन्हीं को बोला जाएगा। इन्होंने जितनी भी कुरीतियां थी समाज से, उनको खत्म करने की कोशिश की। आप देखो कुछ लोग भारत को आजाद करवाना चाहते थे, लेकिन हम आज के सेशन में जो देखेंगे ना, मैक्सिमम हम देखेंगे कि ये जितनी भी रिफॉर्म मूवमेंट जितनी भी स्टार्ट होंगी ना, बंगाल से ही स्टार्ट होंगे। आप सोचेंगे बंगाल से क्यों स्टार्ट होंगी, सारी की सारी मैक्सिमम आपको बंगाल से दिखेंगी। ठीक है, तो बंगाल से स्टार्ट होने का कारण यह कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले बंगाल ही ऑक्यूपाई किया। जब उन्होंने ऑक्यूपाई किया तो भैया वहां पे आप समझो कि वेस्टर्न कल्चर हिट हुआ, और वेस्टर्न कल्चर हिट होने से जो समझ उन लोगों की थी वही समझ यहां बंगालियों को जल्दी आई है, क्योंकि कई सौ साल तक तो पहले बंगाल को ही उन्होंने अपनी कैपिटल बना के रखा है। तो यहां से बंगालियों के अंदर जो है दिमाग उनका जो है तेज घूमने लग गया इस चक्कर में, है ना, अंग्रेजों को देख देख के कि अच्छा भैया ये ऐसा कर रहे हैं, भाई जैसा रंग वैसा संग वाली बात हो जाती है, नहीं जैसा संग वैसा रंग वाली बात हो जाती है ना। तो उन्होंने जो है थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया। तो वेस्टर्न आइडियाज से उन्हें पता लगा कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनको खत्म करने की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, तो ये चीज जो है इनको बोलेंगे फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस। इसके बाद आप देखिए कि आगे जब मैं चलता हूं तो 1829 की बात है, ये याद रखना है। ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा जो है 1828 और 1829 में सती प्रथा। तो सती प्रथा आप देखो कि एक लड़की को, है ना, कि वो आदमी उसका मर गया तो उसके बाद जो लेडी है उसको भी यहाँ पे चिता में जला दिया जाएगा। तो वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये हर जगह पे प्रथा नहीं थी, है ना। ऐसे तो देखो कि फिर काशी में कितनी सारी विधवाएं भी रहती थी, है ना, वो घरेलू भी थी बहुत सारी विधवाएं, तो फिर वो कैसे अलाउड था। लेकिन आप समझो कि मैक्सिमम जगह पे ये चीज होती थी, और उस टाइम पे आप समझो कि समाज के अंदर जो है बहुत सारी औरतें तो विलिंगनेस के साथ कर देती थी कि अच्छा मेरा जो पति है वो चला गया तो मैं भी अब क्या करूंगी, है ना। तो वो अपनी विलिंगनेस से कर देती थी। कुछ जो है फोर्सफुल भी किया जाता था, है ना। बहुत जगह पे हमने देखा कि अपने मतलब को साधने के लिए लोग जो है विमेन को फोर्स करते थे कि नहीं नहीं तुम भी ये करो, है ना। या फिर कोई लोग ग्रीड के चक्कर में, जो पंडे हैं ये तो ग्रीड के चक्कर में, पुजारी सिस्टम वाले जो है कि भैया वो सोना चांदी पहना के उसको बिठा देंगे, उसके बाद जो है वो बंडल बाद में जो मिलेंगे वो फिर ब्राह्मण के, है ना। तो वो वाली कहानी भी है एक। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा सिस्टम जो है कुरीतियों से तो भर रखा था, ये 100% है ना, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। और आप देखिए कि किसी भी बड़े राजा ने, अंग्रेजों को छोड़ के किसी भी बड़े राजा ने इस चीज को करने की कोशिश नहीं की। इवन राजा राम मोहन रॉय जब कोशिश कर रहे हैं तो यहां पे हम देखेंगे आगे चल के कि कुछ महंत जो है ना, या फिर कहें कि कुछ जो वैदिक लोग हैं वो राजा राम मोहन रॉय को रोकने की कोशिश करेंगे, विरोध करने की कोशिश करेंगे। बताओ, अब ये बड़ा अजीब सी परिस्थिति है, आप क्या कर सकते हैं ना। हालांकि राजा राम मोहन रॉय ने वेदों की अथॉरिटी पे चैलेंज मारा है। आप देखो सिर्फ राजा राम मोहन रॉय ऐसे नहीं है, अगर थोड़ा पीछे चलेंगे तो सिख इतिहास वाले गुरु नानक देव जी हो गए, जैनियों में आप देखेंगे कि आपका महावीर स्वामी हो गए, और बुद्ध में जो है गौतम बुद्ध हो गए। इन सब ने भी वैदिक अथॉरिटी के ऊपर चैलेंज मारा है। वो हम पढ़ के आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। क्यों मारा है? ऐसी ऐसी चीजें देख के, जो लोगों का शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन चीजों को देख के ही उन्होंने बोला कि हम वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, है ना। कि अगर कोई धर्म इस तरीके की चीजें कह रहा करने को, तो हम नहीं मान सकते उस चीज को। तो यही कारण था, है ना। हालांकि समाज का सुधार जो है उसी टाइम से चल रहा है, लेकिन आप समझो कि जो लोग हिंदू सेक्शन में, प्योर हिंदू सेक्शन में है, या सनातनी सेक्शन जिसको मैं कह रहा हूं, वहां पे सुधार नहीं हो रहा है ना। जो उसको छोड़ के दूसरे सेक्ट में चले गए, दूसरे पंथ में चले गए, वहां जरूर एक उनको बेनिफिट हुआ, लेकिन बाकियों को तो नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो इस पॉइंट को मेरे, है ना। तो जो
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि अच्छी की है ना। तो बेंटिक उस टाइम पे थे, बेंटिक की हेल्प से ये काम किया गया है और अंग्रेजों ने बिल्कुल नहीं सुनी है ना, कोई विरोध कर रहा करने दो। ये बहुत अच्छी चीज हुई कि अंग्रेज के टाइम में ही ये चीज हो गई। अगर हमारे ही राजा रजवाड़ों को बोलते तो मुश्किल था, क्योंकि प्रजा यूजुअली जो है ना वो विरोध करने लग जाती है, या फिर प्रजा के जो वो होते हैं ना, उन्होंने आगे जबरदस्ती जो लोगों को हेड बना रखा है, प्रीस्ट बना रखा है, वो लोग विरोध करना शुरू कर देंगे। तो यहां भी राजा राम मोहन रॉय को बहुत झेलना पड़ा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ही प्यूरिफाइड हिंदुइज्म एंड प्रीच्ड मोनोथिज्म। इन्होंने क्या बोला कि भैया आप हिंदुइज्म को जो है प्यूरिफाई कीजिए, आप ये मत कीजिए कि जो जो आप चीजें कह रहे हो गलत चीजों को वहां से बाहर निकाल दो तो धर्म शुद्ध हो जाएगा, जो कि एक गुड थिंग है, कोई बैड थिंग तो मुझे इस चीज में नहीं लगी। इसीलिए इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। साथ में इन्होंने बोला कि आपने इतने सारे भगवान बना दिए, 33,000 पता नहीं 33 करोड़ देवी देवता, कितना चीजें कर दी है ना, तो आप ये मत करो, आप केवल एक भगवान की पूजा करो और उसको नाम दिया गया ईश्वर, है ना। एक ईश्वरवाद को जो है इन्होंने बढ़ावा दिया, मोनोथिज्म को बढ़ावा दिया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मोनोथिज्म, कोई पूछ ले तो मोनोथिज्म के बिलीवर थे ये आप बोलेंगे। बोल रहे मॉडर्न हिस्ट्री को पेड में भी, पेड वाला गुरु देख तो लो, पेड वाले में तो बहुत कुछ अपडेट कर रखा है, बहुत कुछ है उसमें, तो आप पढ़िए उसको, पेड वाले को आपने खोल के ही नहीं देखा, उसमें सब चीजें बहुत डिटेल में मैंने कवर कर रखी हैं। इसके बाद देखो 1809 के टाइम में एक और चीज होती है कि राजा राम मोहन रॉय जो है किताब लिखते हैं, कई बार किताबों के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किताब कौन सी थी? तुहफत उल मुवाहिदीन। तुहफत उल मुवाहिदीन का मतलब है कि गिफ्ट टू मोनोथीस, ठीक है। ये जो है इन्होंने पर्शियन में लिखी थी, टू डिनाउंस द बिलीफ ऑफ मैनी गॉड्स। मैंने वही बोला कि मोनोथिज्म का सहारा इन्होंने लिया है अपनी पूरी की पूरी फिलोसफी में। इनकी आइडियोलॉजी जो है मोनोथिज्म यानी एक ईश्वरवाद पे टिकी हुई है। तो इन्होंने पर्शियन भाषा में इसको लिखा है, बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है एक तरह से मोनोथिज्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं और मल्टीपल गॉड्स की जो एग्जिस्टेंस है उसको खत्म कर रहे हैं, जो कि मुझे अपने आप में, मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि ईश्वर तो एक ही होगा, नीचे इनकारनेशंस हो सकते हैं लेकिन ईश्वर एक ही है। मेरे को खुद भी ऐसा ही पर्सनली लगता है। तो ये शायद सही ही बोल रहे हैं इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। फिर हम बात करते हैं कि फेमस बुक्स उनकी और कौन कौन सी हैं। अगर बाई चांस एग्जामिनर सनक जाए एग्जामिनर की, है ना, वो भड़वा कुछ भी कर सकता है, आपको पता है, उसका दिमाग जो है कहीं भी घूम जाता है, सुई कभी इधर कभी उधर, और उसका इलाज तो है नहीं है कि जाके उसके लठ मारो कि भाई ये भी कोई पूछने की चीज़ है जो पूछ रहा है, या बड़ा सा इंजेक्शन झोटे वाला उसके पिछवाड़े पे लगा दो, ऐसा तो ना हो सकता। उसका इलाज है नहीं तुम्हारे पास। इलाज एक ही है कि खुद अपने आप को तैयार कर लो, है कि वो तुम्हारी ऐसी की तैसी फेरने को करे तो तुम जो है अपने आप को मजबूत वज्र का बना के जाओ। तो ये रहा वो वज्र, है ना। तो राजा राम मोहन रॉय की और किताबें कौन सी है? वेदांता गंठ। अब ये कुछ कुछ है, इनको वेदांत गण कह लीजिए, है ना, गंठ तो क्या गण कह लीजिए। फिर कीनोपनिषद, कीनोपनिषद हो गया। फिर ईशोपनिषद, इसके अलावा कठोपनिषद, फिर मुंडक उपनिषद। ये मतलब बहुत सारी इन्होंने लिखी हैं, इनको आप पढ़ लेना एक बारी, कुछ भी नहीं है। फिर यूनिवर्सल रिलीजन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, गौद्य व्याकरण। तो ये आपके हाथ में, आप उसको पूरा पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई किताब आ सकती है, जैसे एंशिएंट बुक्स हम बोलते हैं, तो एंशिएंट बुक्स किसी फेमस व्यक्ति की ही पूछी जाएंगी। तो ये फेमस व्यक्ति है तो इनकी पूछी जा सकती है। इन्हीं तो ब्रह्मो समाज या सती प्रथा का तो लगभग हर पेपर में आता ही है, अगर ये पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। फिर आप देखिए कि आत्मीय सभा की बात करते हैं तो आत्मीय सभा वाज आल्सो नोन एज फॉर रनर ऑफ द ब्रह्मो समाज, यानी कि आत्मीय सभा जो है एक तरह से इसका अग्रदूत, यानी कि सबसे पहले आत्मीय सभा बनी, फिर उसने ही इस चीज को पुश दिया है ब्रह्मो समाज को, आप ये कह सकते हैं। अब ये ध्यान रखना कि यही ब्रह्मो समाज को जो है आगे लेकर कौन जा रहे हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए, है ना, या फिर केशव सेन हो गए। तो आगे चल के यही ब्रह्मो समाज दो भागों में भी बटेगा, ठीक है, जो कि लाजमी भी है, हमेशा ऐसा होता ही आया है। तो ये आप ध्यान रखना कि ब्रह्मो समाज का हम आगे तक बात करने वाले हैं। राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज भी बनाया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कब बनाया था? 1825 में बनाया था। सीधा पूछा जा सकता है पेपर में, इवन कभी पूछा भी गया होगा मेरे को लग रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि मैंने बोला कि हमारे ही यहाँ के रिलीजन के हिंदू लोगों जो हैं वो, उनमें से एक है राधाकांत देव। अब आप देखियो कि ये व्यक्ति ने बहुत ज्यादा अपोजिशन किसको दिया है? राजा राम मोहन रॉय को, कि जो भी आइडियोलॉजी राजा राम मोहन रॉय बोल रहे हैं ना, क्योंकि आप समझना इस चीज को कि सिर्फ यही नहीं है, इवन मैंने बोला ना महर्षि दयानंद जो है उनको भी, वो भी कटाक्ष करेंगे बहुत सारे लोग के बारे में, वो तो गुरु नानक देव के ऊपर ही कटाक्ष कर देंगे, है ना। तो ये कोई नई चीज नहीं है, आप समझना इस चीज को। एक्चुअली में क्या है कि जिसने भी वैदिक थ्योरी को चैलेंज किया, है ना, तो फिर जो वैदिक वाले हैं वो उनको बुरा भला बोल रहे हैं, सीधी सी बात ये है ना। हालांकि ऐसा कहीं पे मेंशन्ड नहीं है कि वेद ही सबसे सुप्रीम है, और या फिर भगवान ने ऊपर से नीचे उतर के लिख दिया। ये सब ठीक है, कहानी में या माइथोलॉजी में अच्छी लगती है बातें, लेकिन रियलिटी
कहाँ पे मेल खाती है, ये कहाँ मेंशन्ड है, ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो आप सीधा ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं कि वेद में जो लिखा है वही सही है, जबकि मैंने आपको वैदिक कल्चर जब पढ़ाया तो वैदिक में तो बहुत सारी इंप्योरिटीज हमें देखने को मिल रही है, वहाँ तो बलि प्रथा है ना, जादू टोने, बहुत सारी चीजें उन्होंने भर दी हैं। अब आप बोलेंगे कि नहीं वो तो बाद में लिखेगी, तो अगर बाद में वेद लिखे गए हैं तो फिर इसका मतलब है कि वेदों में बहुत सारी जो चीजें हैं उसको हम सही कैसे मान ले। लॉजिकल अगर आप सोचेंगे है ना, अब पार्शियल होकर मत सोचना, लॉजिकल सेंस से सोचना, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर वहीं पे ऋग्वेद तो जो है वो इंद्र भगवान को सबसे बड़ा मान रहा है, जबकि वहीं पे लेटर वैदिक काल में तो शिव और विष्णु सबसे बड़े हो गए हैं। तो वही चीज है कि ये कंट्रोवर्शियल चीजें हैं थोड़ी सी, अब आपकी समझ है कि आप कितना उस चीज को बढ़ावा देते हैं, कितना नहीं देते हैं। और फिर सती प्रथा हो गया, या फिर जो विधवा औरतें हैं उनके ऊपर अत्याचार हो गया, तो बहुत सारी इश्यूज हैं यहाँ पे सोसाइटी के अंदर है ना, जो धीरे 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 पुजारी ने कहीं ना कहीं उनको इतना बड़ा रूप दे दिया अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए। तो वो एक चीजें जो है रिफाइन करनी बहुत जरूरी थी, जबकि यहां पे आप देखिए कि वैदिक कल्चर के जो लोग हैं उनको ये मंजूर नहीं था, जिनमें से एक है राधाकांत देव। तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो है राजा राम मोहन रॉय को दिया है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ठीक है। और इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, धर्म सभा स्टार्ट की थी 1830 में, ठीक है। और एक न्यूज़पेपर अगर बोलेंगे तो इन्होंने जो है समाचार चंद्रिका जो है एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया था इस चीज को अपोज करने के लिए। ये बोल सकते हैं अपोज कैसे करेंगे, ये थोड़ी कि सामने वाले के गेट पे जाके अरे तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसा बोल दिया, ऐसे करने से कोई ओपोजिशन नहीं होता है। ओपोजिशन का पुराने जमाने में जो तरीका था, सोशल मीडिया होता नहीं था, तो या तो अखबारों के माध्यम से होगा या किताबों के माध्यम से होगा। क्योंकि पहले के लोग जो है, जब आप छोटे थे आप देखो कि आप भी मैगजीन वगैरह, चंपक वगैरह आती थी है ना, पढ़ते थे, तो पहले जमाने में ऐसे ही था। या फिर उस टाइम पे हम देखते थे हमारे मम्मी पापा अखबारें पढ़ते थे, दादाजी अखबार पढ़ते थे, आपने कभी देखा होगा। आज की डेट में वही कल्चर बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब कहाँ लोग के पास टाइम है, सीधा सोशल मीडिया पे न्यूज आ जाती है विद इन 1 मिनट है ना। उधर ट्रंप और जेलेंस्की लड़ लिए तो यहाँ पे 1 घंटे में तो पता लग गया लोगों को कि भैया ट्रंप और जेलेंस्की ने एक दूसरे के बाल नोच लिए है ना। तो ये चीज अब देखो कि कौन इंतजार करेगा कि कल अखबार में छपेगा, इतना समय नहीं है लोगों के पास, समझ रहे हो। बोलते झोटा क्या होता है इनको झोटा ही नहीं पता भाई। भैंस का पति जो होता है उसको झोटा बोला जाता है? कोई समझा दो इनको कि झोटा क्या होता है। भैंस के पति को झोटा बोला जाता है, तो गाय के पति को क्या बोला जाता है, ये भी मेरे को बताओ जल्दी से, है जल्दी से बताओ मेरे को कि गाय के पति को क्या बोला जाता है, तब मजा आएगा। यहां पे आधे लोग गलत ही उत्तर देंगे, मैं बता रहा हूं आपको नहीं बता पाओगे भाई, दो दो होते हैं उसमें, सोच के देखोगे तो समझ आ जाएगा कि गाय के पति को क्या बोलेंगे अगर झोटा जो है वो बफेलो के पति को बोल रहे हैं तो। फिर आप देखिए कि राजा राम मोहन रॉय की जब डेथ होती है तो उसके बाद ब्रह्मो समाज जो है 2 भागों में स्प्लिट होता है। एक होता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो कि केशव चंद्र सेन के अंडर रहता है, और दूसरा रहता है देवेंद्रनाथ टैगोर के अंडर आदि ब्रह्मो समाज, है ना। क्या बोल रहे हैं बोलते बैल, एक बोल रहा ओक्स 2 होते हैं, एक बैल होता है और एक और भी होता है यार, मैं दिमाग में नहीं आ रहा अभी, बीच लेक्चर में आएगा तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ही मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में तो एग्जामिनर पूछ ही सकता है आपसे है ना कि बताओ गाय के पति का क्या नाम है। तो ये इस बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। एक बैल होता है और एक और कुछ भी होता है, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, तब मैं आपको कंफ्यूजन पैदा करूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो कि केशव चंद्र सेन है और दूसरा है देवेंद्रनाथ टैगोर। अब आप सोचेंगे कि ऐसा भी क्या हो गया कि दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए, जबकि आपको मैं बताऊं तो केशव चंद्र सेन ने बहुत इसको पीक पे पहुंचाया था। राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया है ब्रह्मो समाज, ऑब्वियस ये बात है जो स्टार्ट कर रहा है वो कितना की आगे तक ले जाएगा उसको, है ना। एक ना एक पॉइंट पे उसकी फिर डेथ हो रही है, फिर आगे दूसरा व्यक्ति जो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो केशव चंद्र सेन ने नेक्स्ट एनर्जी लेवल जो है यहाँ पे क्रिएट कर दिया था। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि देवेंद्रनाथ टैगोर उनसे सहमत नहीं थे, है ना, और आप देखो कि उन्होंने इस चीज को अलग कर दिया। तो उसका कारण ये था कि जो केशव चंद्र सेन है, इनकी जो बेटी है, इन्होंने अपनी बेटी का जो शादी है वो सनातनियों में करवा दी, है ना। और आप फिलोसफी कौन सी लेकर चल रहे हो, ब्रह्मो समाज की लेकर चल रहे हो। एंड ब्रह्मो समाज इज डिफरेंट फ्रॉम सनातनी फिलोसफी। इस छोटा सा एग्जांपल मैं फिर से बता देता हूं, ये मोनोथीज्म में है बिलीव कर रहा ब्रह्मो समाज, और जबकि सनातनी क्या कर रहे हैं, वो तो मल्टीपल देवी देवताओं में बिलीव करते हैं। छोटी सी एग्जांपल से मैंने बता दिया। फिर सनातनी जो है वो विडो को रिमैरिज नहीं करने देंगे, है ना, वैसा कोई अधिकार नहीं देखने को मिलता, या फिर सती प्रथा के अधिकार देखने को मिल रहे हैं वहां पे, जबकि ब्रह्मो समाज जो है वो कंप्लीटली इन चीजों को प्रोहिबिट करता है। तो दोनों की आइडियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है। तो फिर देवेंद्रनाथ का कहना था कि भैया आपने अपनी बेटी की शादी सनातनियों में क्यों करवा दी। तो ये एक थोड़ा सा आप समझिए कि धीरे धीरे उनको कहीं लग रहा था कि कहीं ये भी इसको धीरे धीरे वापस से उसी तरफ ना धकेल दें जब जहां से जिस दलदल से हम निकाल के लाए, ऐसा शायद उनका मानना था। इस वजह से उन्होंने जो है यहां से अपने रास्ते अलग कर लिए। तो एक गुट बट गया केशव चंद्र की तरफ, और दूसरा जो बट गया वो देवेंद्रनाथ की तरफ बट गया। कहानी समझ में आई तुम्हें चलो चलो
अरे गाय के दो पति नहीं होते उसको, हाँ ये देखो एक लौंडे ने बोला खागड़, एक खागड़ भी होता है भाई, है ना। आ नहीं रहा मेरे दिमाग में, नहीं तो मैं गाय के उसको बताता। अरे उसको बोल, दो अलग अलग होते हैं भाई, है ना। एक तो बैल होता है, बैल का तो मुझे पता है। एक और होता है यार, मेरे को नाम क्यों नहीं याद आ रहा यार, दिमाग में नहीं आ रहा। क्वेश्चन देखो आज इनसे छोड़ के क्वेश्चन देखो कहाँ जा रहे हैं, गाय के पति के ऊपर जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस देखो ब्रह्मो समाज का क्या था। एक तो उसने कंडेम किया कि हिंदूज के अंदर जो गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अंधविश्वास हो रहे हैं, उनको खत्म किया जाए, तो ये एक अच्छी चीज की, है ना। जबकि आप देखिए बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सब भी यही कर रहे थे। इन्होंने पुराने टाइम में कर दिया, इन्होंने नए टाइम में, मॉडर्न टाइम में कर दिया, ये आपको समझना है। फिर आप देखिए कि सती और पर्दा सिस्टम, देखो सारा दिन औरतें यूं पर्दा लेके बैठी रहे, है ना। इससे क्या हो रहा था, एक तो आप समझो, आप अगर आपको पता हो पुराने टाइम में आपने लेडीज को देखा होगा, यूं करके वो चलती थी, कुबड़ निकल जाता था, है ना। सारा दिन वो यूं करके और कुबड़ में रहती थी। तो ये जो है मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से बहुत गलत चीज है या पिछड़े जमाने की चीज है। जबकि आप देखो कि अगर औरत सारा दिन यही करती रहेगी तो वो आगे कैसे बढ़ेगी। आज देखो कितनी औरतें जो सीईओ लगी हुई हैं कंपनियों में, कितने उच्च पदों पे लगी हुई हैं, है ना। आप देखो हमारे देश में ही फिनेंस मिनिस्टर को देखो, सोचो फिनेंस मिनिस्टर मोदी जी के सामने यूं घूंघट निकाल निकाल के जाए तो कितना अजीब लगेगा, है ना। और इधर से तुम सबकी भीड़ को संबोधित करने के लिए मान लो फिनेंस मिनिस्टर आ जाए और वो देखे अच्छा यहाँ तो नीचे मर्द बहुत खड़े हुए हैं, पहले तो फिनेंस मिनिस्टर यूं घाघरा चोली करके हैं, यूं कर ले, कितना अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी। सोचो देश के अंदर, है ना, कि ये कैसी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो एग्जाम्पल को समझ रहे हो, तो उस चीज को रिफाइन करना बहुत जरूरी था, है ना। इवन अब मुस्लिम्स में देखिए तो उसमें भी यही है, हिजाब की बात होती है ना। तो हिजाब जो लगा रहे हैं, अब वो ठीक है, वो अपनी प्रोटेक्शन के हिसाब से एक डिफरेंट चीज होगी, लेकिन अगर मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो वो आपको ठीक नहीं लगेगा, वही चीज है ना। तो हिंदूज के अंदर जो है बहुत जल्दी आप समझो मॉडर्नाइजेशन आ रही थी, मुस्लिम्स में उसी के कंपैरिजन में स्लो है मॉडर्नाइजेशन, है ना। वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स में बिलीव ज्यादा करते हैं, हिंदूज जो वो जल्दी मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे आ ही रहा है। ये 100% है कि जो 50 साल पहले ब्रिटेन में आ गया, यूएस में आ गया, 50 साल के बाद भारत में आना ही है। तो अगर आपको अपने भारत का फ्यूचर देखना तो अभी उनका कल्चर देख लो, वैसा सा यहाँ आएगा ही आएगा। इस चीज को कोई रोक नहीं सकता है ना। ये अपने आप में चेंज इज एटर्नल, चेंज हमेशा रहेगा ही रहेगा, है ना। तो वो जो चीज है इन्होंने खत्म की कि भैया औरतें क्यों इस तरीके से करें। इवन अगर आप सिख धर्म में भी देखते हैं तो वहां भी गुरुओं ने यही बोला कि ये औरत की अपनी मर्जी की, अगर उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है ना कि सामने बहुत सारे मर्द हैं, मैं उनकी सभा में चलेगी, उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तो उसको अधिकार है कि वो अपने चेहरे को छुपा ले। दैट इज कि उसको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि नहीं नहीं ये हम मर्दों के बीच में आ गई है इसलिए इसको चेहरे को छुपाना है, इसको लाज लज्जा नहीं है, ये नहीं है वो, तो वो दैट इज नॉनसेंस। कहानी समझ रहे हो, ठीक है। तो ये इन्होंने खत्म किया। इसके सबसे अगला जो है कास्टिज्म। आप देखो कि ब्रह्मो समाज जो है कंप्लीटली वैनिश करता है कास्टिज्म को, वो बिलीव ही नहीं करता। वो बोलता है कि जब सब बराबर हैं तो कास्टिज्म की बात ही कहां से आती है, तो वो कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता है। फिर अनटचेबिलिटी की बातें उस टाइम पे बहुत ही आप देखिए, है ना, कि किसी भी दलित ने इस चीज को कुएं से पानी भर लिया अगर किसी दलित ने, तो ये कुआं ही अशुद्ध हो गया, इसको तो इसका पानी आप पी ही नहीं सकते। तो इस तरीके की चीजें तो थी या ना, कि या फिर उसने कहीं आपकी किसी वस्तु को हाथ लगा दिया है तो फिर जो है वो अनटचेबल हो जाएगी। सोचो कि अगर कोई दलित मान लो किसी की बीवी को गलती से हाथ लगा दे किसी धन्ना सेठ की, तो क्या होगा। मैं तो ये सोच के हैरान हूं, है ना। वो तो बीवी को घर से बाहर निकाल देगा कि यू आर अनटचेबल, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, ऐसा हाल हो जाएगा। ठीक है ना, सही कहा ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये पर्दा हटा दो, पर्दे में रहने दो। मौज ले रहे हो तुम, मौज ले रहे हो, जैसे मर्जी ले लो मौज, है ना, वही वाली बात है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड बस। हाँ जी, ठीक है ना, चलो अब आप देखिए। हाँ ठीक है, अब आगे देखिए आप, द्वारकानाथ टैगोर जो है
वो किसके बेटे हैं? ओ सॉरी, द्वारकानाथ कह रहा हूँ। द्वारकानाथ टैगोर जो है वो फादर है देवेंद्रनाथ टैगोर के, और मैंने पहले ही बता दिया देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो किसके फादर है? वो रविंद्रनाथ टैगोर के। DDR से आपको याद रखना है, तो ये वही लिखा हुआ है। फिर आप देखिए कि 1839 में ये क्या स्टार्ट करते हैं? तत्वा रंजनी सभा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना तत्वा रंजनी है, लेकिन इसी का बाद में नाम जो दिया गया वो तत्वा बोधिनी दिया गया है ना। तो तत्वा बोधिनी आपने सुना होगा, तो तत्वा बोधिनी वो पहले नहीं था, पहले तत्वा रंजनी था। याद आ रही है? ये असली तरीका जीके को बढ़िया पढ़ाने का, ऐसे ही होता है भाई, मजे से पढ़ो। आवाज आ रही है एक बारी बता देना, ठीक है। ही लेटर गॉट एसोसिएटेड विद ब्रह्मो समाज, ये मैंने पहले भी बताया कि बाद में वो ब्रह्मो समाज से जुड़ गए थे, और वो जुड़ना तय भी था क्योंकि उनके फादर भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो उनका भी जुड़ना तय था, ठीक है। ही सपोर्टेड विडो रीमैरिज, विमेन्स एजुकेशन, एबोलिशन ऑफ पॉलीगैमी। आप देखो कि इन्होंने जो है इन 3-4 चीजों पर बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। आप समझना कि क्या है। आप देखो, मैंने बोला उस टाइम पे समाज के अंदर ये बड़ी दिक्कत थी कि विडोज को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। अब सोचो कि किसी लेडी की शादी हुई, 1 साल में मान लो उसका पति लुढ़क गया, तो अब क्या वो सारी उम्र विधवा बन के रहेगी? सोचने वाली बात है। उस टाइम पे तो वैसे ही इतना बाल विवाह वगैरह हो रहे थे ना। अब आप सोच लो, चलो बाल विवाह को भी मैं छोड़ देता हूँ कि 20-21 साल की लड़की है तो उसके पति की अगर डेथ होती है तो पहली बात तो उसको सती कर दिया जाता था। चलो सती नहीं किया जा रहा है ना, छोड़ दिया गया उस चीज के लिए, तो फिर आगे क्या वो सारा का सारा जीवन अपना विडो बन के गुजारेगी? जबकि आप समझो इस चीज को, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, उसके पास तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है ना। तो वो एक जो चीज है ना, और सोचोगे वो बोल भी नहीं सकती कि मेरी दोबारा शादी कर दो। अगर उसने बोल दिया तो सोचो क्या होगा उस सोसाइटी में। उसको पहले तो घसीट घसीट के मारा जाएगा कि तुम्हारे को आज ज्यादा भरी पड़ी हो, तुम अंदर कान पे लगाऊंगा। तो सोचो ऐसी सोसाइटी तो थी, तो वो चीज भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विडो रीमैरिज होती नहीं थी उस टाइम पे, होती थी, बट बहुत ही रेयर केस में आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक दोगलापन आपको देख रहा है ना, कुछ कुछ जगह पे हो रही है, कुछ पे नहीं हो रही है ना। तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला परिवार कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है ये चीज। फिर दूसरा आप देखो कि विमेन को एजुकेशन तो नाम मात्र की ही दी गई है। अगर इतनी ही विमेन एजुकेटेड होती तो आप मेरे को बताओ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कितनी की विमेन थी? सोच के बताओ। मॉडर्न टाइम है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला, तो उससे पहले को तो आप बात ही छोड़ दो। इंडियन नेशनल कांग्रेस में कितनी विमेन पढ़ी लिखी आई है मेरे को बताओ, है ना। इवन हम तो इस बात को देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टार्ट ही कौन कर रहे हैं? सिर्फ मर्द ही सारे के सारे स्टार्ट कर रहे हैं, एक वीमेन नहीं दिखाई दे रही। एनी बिसेंट बाद में आ रही, वो आयरिश महिला है। और कब 1925 में जाके सरोजनी नायडू आ रही है, और फिर जो है थोड़ा थोड़ा उस टाइम तक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई थी वीमेन के लिए, तो वो पढ़ी लिख रही थी। और फर्स्ट ग्रेजुएट्स जो निकल के आ रही है, आप देखो कि INC के टाइम में ही निकल के आ रही है 1925 के आसपास में। तो कितनी वियर्ड सिचुएशन है आप सोचो। तो वहां से आपको पता लगता है कि वीमेन को एजुकेशन तो देना ही नहीं, गवार बना के रखना, घर में बच्चों का पालन करो, वो वाली सिचुएशन आपको बढ़ रहा है। बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूं, ऐसा ही होता था उस टाइम के समाज में। ये मैं आप आज के हिसाब से मत सोचो, उस हिसाब से सोचोगे तो पुराने समाज के हिसाब से तो आपको समझ में आ जाएगी बात। फिर आप देखो कि एबोलिशन ऑफ पॉलीगैमी। अच्छा, जो ये पॉलीगैमी का कंसेप्ट सबसे ज्यादा चला, मैं उसका भी कारण बता देता हूं कि क्यों पॉलीगैमी का कंसेप्ट चला था। जो पुराने टाइम होते थे, उस टाइम पे क्या होता था, मैक्सिमम जितने भी मर्द होते थे वो लड़ाइयां लड़ने जाते थे, है ना। आप हजारों साल पुरानी बात कीजिए, जब राजा रजवाड़ों का टाइम है। आप सोचो कि राजा ने हर गांव से, सबसे पहले तो कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं होती थी, तो राजा लोग क्या बोलते थे कि भैया जितने भी गांव के हैं लौंडे हो, भाई भरकम हो, सब आ जाओ। सबको बुला लेते थे, हर परिवार में से एक को आना ही आना है, छोड़ नहीं सकते किसी को भी, है ना। तो मान लो कि ये आदमी यहां आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब ये बताओ मेरे को, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि क्यों पॉलीगैमी का बढ़ावा मिला। आप मेरे को बताओ कि जब ये सारे के सारे आदमी युद्ध पे गए, तो क्या अगर मान लो 100 आदमी युद्ध पे गए, तो क्या 100 के 100 वापस आएंगे? सोच के बताना मेरे को, क्या 100 के 100 वापस आएंगे? नहीं आने वाले, ये तो 100% है। लेकिन आप पीछे से देखो कि इन 100 आदमियों की 100 औरतें तो है, 100 वीमेन तो है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर कुछ कुवारे भी होंगे। अरे एग्जाम्पल को समझ लो, कुवारे होंगे 10, ठीक है, 90 मैं बोल देता हूं, 90 की तो है बीवियां यहाँ है। तो अब आप मेरे को बताओ, चलो तुम्हारे कुवारे वाले के भी ले लेते हैं कि 90 कुवारे थे और सॉरी 90 वो थे और 10 कुवारे थे, ठीक है, 10 कुवारे हो गए और 90 जो है शादीशुदा हो गए। अब मेरे को बताओ कि पीछे से 90 औरतें तो हैं कम से कम जो शादीशुदा है। अब मान लो कि इन 90 की हो जाती है डेथ, केवल ये 10 कुवारे बचते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। अब ये वापस से अपने गांव में आते हैं, ये देखते हैं कि भैया यहां तो बिल्कुल ही सब सफेद साड़ियों में लाइन लग गई है। तो इस वजह से उस टाइम पे ये बड़ी दिक्कत हो गई कि जो मर्दों की संख्या वो कम हो रही थी और औरतों की बढ़ रही थी। ये उल्टा था। आज की डेट में सेक्स रेशो उल्टी हो चुकी है ना। लोग लड़कियों को मारते हैं, तो कहां से लड़कियां पैदा होंगी? आज शादी के लिए लौंडों को लड़कियां नहीं मिल रही है ना, देख लो आप।
ढूंढते फिर रहे हैं। पहले दहेज मांगा करते थे, अब देने को फिर रहे हैं धीरे धीरे, है ना, कि चलो मैं इतने करोड़ तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। तो ऐसी चीज सीन चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझो इस चीज को कि ये 10 लौंडे वापस जा रहे हैं, है ना। तो वहां बहुत सारे बुजुर्गों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो पॉलीगैमी का कंसेप्ट ले आते हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना। ये बेचारी जो है, इनके बच्चे जो है वो सब रुल जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ औरतें पालेंगी, ना वो एजुकेटेड है। तो क्या होता था, इनका जो है विवाह कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा औरतों से कर दिया, ऐसे आप समझ लीजिए। तो एक ही आदमी की 4-5 औरतें हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये एक मैं कंसेप्ट बता रहा हूं कि क्या स्ट्रक्चर था उस टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे अब देखो कि आज की डेट में कितने के युद्ध होते हैं, मेरे को बताओ। आज की डेट में तो कोई ऐसा युद्ध नहीं होता। ऊपर से सेक्स रेशो पूरी की पूरी बिगड़ गई, यहां लोगों को एक नहीं मिल रही, तो 4 कहां से मिलेंगे, है ना। हालांकि आप देखिए कि मुस्लिम समाज में तो 4 तो नॉर्मल ही है। अच्छा, मैं पूछूं कि मुस्लिम्स कितनी शादी कर सकते हो? अनंत कर सकते हैं, उनका लो पढ़ के देखो, अनंत है। आप सोचोगे नहीं ऐसा नहीं, 4 ही है, नहीं नहीं, 4 से ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 कर ली, है ना। अब वो क्या करेगा, पिछली वाली को किसी को भी वो दे देगा डाइवोर्स, 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, खत्म। अब अगली लेके आ सकता है, फिर उससे पिछली वाली को दे दे, फिर एक लेगी, ऐसे करके अनंत कर सकता है। उनके लॉ में ये है, शरीयत कानून में, है ना। तो हर किसी का अपना अपना कानून है यहाँ पे, ये समझना है। तो ये जो पॉलीगैमी का कंसेप्ट है, इसको खत्म करने की इन्होंने कोशिश की कि भैया आज की डेट में मॉडर्न वर्ल्ड में इसका कोई सेंस नहीं बैठता, तो इसलिए इसको खत्म करते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है, इनको अलग ही माहौल बना रखा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपको पॉलीगैमी का इन्होंने कंसेप्ट खत्म करने की कोशिश की। चलिए, इसके बाद 1843 में देखिए, स्टार्टेड ए मंथली थियोलॉजिकल जर्नल नेम्ड तत्वाबोधिनी पत्रिका, ठीक है। तो इसके बारे में, तत्वाबोधिनी पत्रिका के बारे में बहुत बार पेपर में आता है, ये रट लो, इसका ईयर भी रट लो। तो किस भाषा में की थी? बंगाली भाषा में। और ये जो है इनको इनकॉर्पोरेट कहाँ की थी इन्होंने? ब्रह्मो समाज में ही इनकॉर्पोरेट की थी, और ब्रह्मो समाज में ही ये पत्रिका बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश की थी। जैसे आप इनकम टैक्स में जाएंगे तो इनकम टैक्स की भी एक पत्रिका सी होती है, जो लगभग हर 2-4 महीने में निकाल ही देते हैं, बजट के ऊपर डिपेंड करता है, महीने भर में भी निकाल सकते हैं, साल भर में भी निकाल सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द बजट। उसमें आप अपनी कविताएं, अपनी कहानियां लिख के दे सकते हो, या कोई अपने आर्टिकल्स लिख के दे सकते हो जो आपके उसमें पब्लिश करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो सर्कुलेट करता है पूरे के पूरे, है ना। तो वैसा भी होता है। तो इसके बाद आप देखिए कि इन्होंने जो है लिखा है ब्रह्मो कॉवेनेंट, ठीक है। ही रोट द ब्रह्मो कॉवेनेंट विच वॉज स्टेटमेंट ऑफ द क्रीड ऑफ द ब्रह्मो समाज एंड मेड ए लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द मेंबर्स। क्योंकि आप देखो कि ऑलरेडी इनका मनमुटाव चल रहा है केशव चंद्र सेन से, तो इन्होंने यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया कि अगर आप ब्रह्मो समाज को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सारे रूल्स का पालन करना ही पड़ेगा, है ना। जिसमें से मैंने बता दिया कि जैसे शादी अगर आप सनातनियों से कर रहे हो तो फिर वही बात आ जाएगी, फिर वो आइडियोलॉजिकल मिक्सअप हो जाएगा, फिर वो गड़बड़ है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आप आइडियोलॉजिकल मिक्सअप कर रहे हो तो एक इशू क्रिएट होगा ना उस चीज में। तो वही मैंने बताया कि इन्होंने वो पूरा का पूरा ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस बना दी, जिसको उन्होंने नाम दिया ब्रह्मो कॉवेनेंट, ठीक है। ब्रह्मो समाज के लोगों के लिए पूरे के पूरे रूल्स लिख दिए। तो ये देवेंद्रनाथ का हो गया। इसके बाद 1848 में ही फाउंडेड ब्रह्मो रिलीजन विच इज कॉल्ड टुडे ब्रह्मोइज्म, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, इसमें कुछ अब बताने वाली बात नहीं है। अच्छा, शांति निकेतन का मैं बता देता हूं कि आप लोगों को मैं बताऊं कि जो द्वारकानाथ टैगोर थे ये लैंडलॉर्ड थे भैया, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें जायदादें थी इनके पास, है ना। तभी तो आप देखो ना कि इनके बच्चे के बच्चे भी आगे चल चल के जो है इतना पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े राइटर्स भी बन रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए, है ना। तो इतने बड़े बड़े ओहदों पर इसीलिए पहुंच पा रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड स्ट्रांग है कहीं ना कहीं, ये आपको समझना है, ठीक है। कहते पहले पॉलीगैमी से एलिमनी मिलती है, आजकल मिलती है भाई, पहले ना मिलती थी। पहले कहाँ मिलती थी यार एलिमनी? कैसी बातें करते हो यार, मतलब अलग ही लेवल चला रखा है इन्होंने, है कि एक के बाद एक। वो मेरे को लगता है कौन से का हुआ है, शायद युजवेंद्र चहल का हुआ है क्या, 60 करोड़ वाला शायद, इसीलिए इनके दिमाग में वही चल रहा है ना। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। चलो, शांति निकेतन का जो बात है भाई, लोगों को कंफ्यूजन होती है, और इवन मैंने देखा कई एग्जाम्स के अंदर जो है एग्जामिनर को भी शर्म नहीं आती कि कम से कम सही उत्तर तो मार्क करवाए वो बच्चे से। वो रविंद्रनाथ टैगोर देता है ऑप्शन में, तो भाई इसका उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होगा। शांति निकेतन जो है वो उनके फादर जो है देवेंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने बनाया है सबसे पहले। आप समझना इस चीज को, है ना, कि एक एरिया बना दिया, वहां स्कूल बना दिया, है ना। फिर उसका जो विस्तार है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है, और जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी वहां पे बनती है ना, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसका विस्तार किया, आप वो बोलेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यही जो है जगह, यहां पे इन्होंने क्या बोला था, स्वदेशी एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की थी, ये आप ध्यान रखना। चलिए,
ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर आएगा 1863 में ही ये शांति निकेतन बना चुके हैं। जो मैंने अपनी किताब में भी सही लिखा है, बहुत सारी किताबों में भी गलत लिखा है। आप क्या कर सकते हैं, किसके सर खाए हैं ना जाके कि साहब आपने तो गलत लिखा है। वो बोलेंगे हम तो कमर्शियल हैं भाई, हैं हमारी तो लाखों किताबें जो पहली मार्केट में घूम रही है हम नहीं ठीक कर सकते, अभी क्या कर लोगे किसका। तो वही वाली चीज है। फिर 1869 में देखो ही कंपाइल्ड ए टेक्स्ट कॉल्ड ब्रह्मोधर्मा। तो 1869 में इन्होंने एक पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा है या बुक लिखी है जिसको ब्रह्मोधर्मा का नाम दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं केशव चंद्र सेन के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि वो भी इसी समाज से जुड़े हुए, ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। 1838 से 1884 का टाइम है, और सबसे ज्यादा अगर इन्होंने पूरा का पूरा पुश करने की कोशिश की है तो ब्रह्मो समाज को, तो वो केशव चंद्र सेन ने ही की है। इसके अलावा इनको जो आचार्य बनाया था ब्रह्मो समाज का, वो किसने बनाया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही इनको बनाया था। वो अलग बात है कि बाद में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और फिर यहां से दो टुकड़े हो जाते हैं, वो आपको समझना है। फिर आप देखिए कि लेटर ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, वो मैंने पहले ही बता दिया था। जब दो टुकड़े होते हैं, एक आदि ब्रह्मो समाज हो गया, एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया हो गया, तो ये केशव चंद्र सेन वाला हो गया। 1866 में जाकर दो टुकड़े होते हैं, तो वो आप समझेंगे इस चीज को, ठीक है। इसके बाद देखिए कि द वेदा समाज ऑफ मद्रास वाज इंस्पायर्ड बाय ब्रह्मो समाज एंड एस्टेब्लिश्ड बाय केशव चंद्र सेन एंड के श्रीधरालू, ठीक है। तो ये जो वेदा समाज है मद्रास वाला, ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया, और साथ में जो एक्स्ट्रा बंदे हैं इनको भी ध्यान रखना, ये 1864 के आसपास की बात है। फिर इसके बाद आप देखिए कि के श्रीधालू रिनेम्ड इट टू ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। ये भी ध्यान रखना कि साउथ में जो चल रहा है, मैंने वही बताया ना, ये मद्रास कहाँ पे है मद्रास कहाँ पे है, साउथ में भाई साहब, है ना। तो आप समझो कि आज की डेट में तो चलो तमिलनाडु वगैरह आप बोल देते हो, लेकिन उस टाइम पे मद्रास बोल रहे हैं। तो साउथ में भी ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई है ना। तो मेन उसमें लीड में कौन रहेंगे, के श्रीधालू रहेंगे, और 1864 में साउथ में भी हो चुकी है। जबकि ये लोग जो है ये बंगाल में कर रहे हैं, या दोनों को कंफ्यूज मत करना, एक जगह बंगाल हो गया और एक जगह मद्रास हो गया, तो दोनों अलग अलग जगह पे चीजें हो रही हैं, ठीक है। प्रेसिडेंसी जैसे होती थी ब्रिटिशर्स की, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, तो इन्होंने सोचा बॉम्बे बंगाल में हमने कर लिया, अब मद्रास में चलते हैं, वैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और बाकी इन्होंने क्या किया है, वीमेन को एजुकेशन देने के ऊपर बहुत फोकस किया, उनकी विडो रीमैरिज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, वो सारा तो मैंने बता दिया। वीमेन का सुधार तो इन्होंने बहुत ज्यादा किया है, ये एक बहुत बढ़िया चीज की है जिसका आज हमें फल भी देखने को मिलता है। मैंने पहले ही बताया कि वीमेन का आज देखिए ओहदा कहां से कहां तक पहुंचा हुआ है, तो यहीं से बंगाल से ही ये पुनर्जागरण सारे का सारा शुरू हुआ, और वो हमने देखा भी है ना। तो बंगाल का जो है भारत के अंदर रिफाइनमेंट के अगर देखा जाए है ना, कि जो कचरा है उसको साफ करके अच्छाई को आगे लेकर आने का बहुत बड़ा योगदान है बंगाल का, ठीक है। फिर आप बात करेंगे सर सैयद अहमद खां की, जो कि 1817 से 1898 के बीच का इनका टाइम है। मोटा मोटे तौर पे अगर मैं बोलूं तो बहादुर शाह जफर भी इन्हीं के कंटेम्परेरी हैं, या ये बहादुर शाह जफर के कंटेम्परेरी हैं, ये हम समझ सकते हैं। और जो हम टू नेशन की थ्योरी की बातें करते हैं कि रहमत अली और इकबाल ने जो है उसको प्रमोट किया, तो ऐसा नहीं है। रियलिटी मैं बताता हूं कि रहमत अली और इकबाल तो बहुत लेट कर रहे हैं उस चीज को, है ना। 1933-34 में जाके जो ज्यादा उसको पुश दे रहे हैं उस कहानी को, और जिन्ना को भी इंस्पायर कर रहे हैं ये दोनों। लेकिन उनसे पहले रियलिटी में ये सारी की सारी कहानी, जो इसका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर चुके हैं, वो सर सैयद पहले ही कर चुके हैं भाई साहब, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और मैं बताता हूं मजेदार चीजें आपको, सन 57 की जो क्रांति होती है, अच्छा ये जो है ये अंग्रेजों के साथ जो है बहुत ज्यादा इन्होंने वर्क किया। अंग्रेजों ने इनको स्टार का ऑर्डर ऑफ स्टार करके एक खिताब भी दिया है इनको, तो उसकी भी कहानी आपको बताता हूं। एक्चुअली में उससे पहले क्या, सन 57 की जो क्रांति होती है, जो सन 57 की क्रांति है, आप समझना उसके अंदर देखो जो आर्मीज लड़ रही हैं, दो, एक राजा रजवाड़े की होगी, एक ब्रिटिश की होगी, वो एक अलग चीज होगी, है ना। वहां तो लोगों का खून बहेगा, लेकिन यहां पे बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं, आपको पता है जैसे बख्त खान साहब हो गए, है ना, वो तो बहादुर शाह जफर की टीम से लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे मुस्लिम्स भी यहाँ पे लड़ रहे हैं, सिर्फ हिंदू तो है नहीं है, ये भी हमें समझ है ना। और यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे जैसे अलग अलग जगह से भी मुस्लिम्स वहां पे लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि वहां पे हमने देखा कि जो उनके बच्चे हैं अंग्रेजों के, अब अंग्रेज जो है अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ भी रह रहे हैं, तो बहुत जगह पे ऐसे केसेस सन 57 की क्रांति के अंदर हमें देखने को मिले जिसमें अंग्रेजों की बीवियों और बच्चों को जिंदा जिंदा जलाया गया भाई, उठा उठा के। बट अब यहाँ पे देखो कि जो हिंदू फिलोसफर्स है ना, या हिंदू राजा रजवाड़े हैं, वो इस चीज के खिलाफ थे। स्पेशली आप देखिए कि नाना साहेब जो है, जिनका हम बोलते हैं ना वो आखिरी पेशवा बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात ही नहीं सुनी थी नाना साहेब की, और उनको आखिरी पेशवा मानने से भी मना कर दिया, पेंशन देने से भी मना कर दिया। वो तो चलो
नहीं उस चीज को हैंडल कर पा रहे, वो सब चीजें, वो उनकी कमियां हैं जो पेशवाओं की, वो सब तो एक अलग चीज हो गया। लेकिन अगर आइडियोलॉजिकली एक आइडियल इंसान के तौर पे देखा जाए तो पेशवाज ने, जो नाना साहेब हैं इवन, उन्होंने जो है अंग्रेजों की औरतें जो है इनकी हेल्प की और उनके बच्चों की हेल्प की, और सेफली उनको जो है ब्रिटिशर्स जनरल के पास जो है पहुंचाया गया है। उन्होंने कहीं भी उनको कत्ल करने की कोशिश नहीं की है, ये एक अच्छी चीज उन्होंने जरूर की है। तो वहां से जो अंग्रेजों के दिमाग में मुस्लिम्स के लिए जो है एक टर्निंग पॉइंट आ रखा था, नफरत जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ रखी थी। और आप देखिए कि उस नफरत को आप किस चीज में देख सकते हो, उसी नफरत को आप बहादुर शाह जफर अब आखिरी राजा बनेगा और उसके बच्चों को निकाल निकाल के गोलियों से उड़ाया गया है, वो नफरत आप हडसन के रूप में वहां पे देख सकते हो। उसी सबका जो है वो एक फल है, आप समझो इस चीज को। फिर बहादुर शाह जफर का भी क्या हाल किया गया है ना, अच्छा तुम बनोगे सबके राजा, इसको उठा के रंगून में फेंक दिया है ना। वहां पे देखिए बेचारा बहुत खस्ता हालों में, पूरे देश का महाराजा खस्ता हालों में वहां पे मर रहा है। तो कितने इनका जो है आप समझो कि शोषण फिर बाद में अंग्रेजों ने किया, क्योंकि इनकी क्रुएलिटी के चक्कर में, आप ये समझ लो है ना। युद्ध में जो लड़ाई हो रही है, लेकिन बाहर जो है आपको नॉर्मल जनता को हार्म नहीं करना चाहिए था, वो एक गड़बड़ इन्होंने कर दी, जिसके कारण जो है अंग्रेजों के दिमाग में जो है एक फितूर छा गया कि भैया मुस्लिम्स जो है दे आर वेरी क्रूअल है ना, इनको नहीं छोड़ना। तो उसको थोड़ा ठीक करने का काम कौन कर रहा है, सर सैयद अहमद खान कर रहे हैं। आप ऐसे इस कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको बताया है, ठीक है। पढ़ लो भाई पढ़ लो, है ना। अब आप देखिए कि 1875 की बात है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कौन बनाता है, जिसको आज की डेट में आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हो। वो तो 1920 में नामकरण हुआ है, पहले 1875 में उसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। तो वो इन्होंने ही स्टार्ट किया है, और कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी अगर मैं बोलूंगा तो रियल में सर सैयद अहमद खान ने ही ये दो नेशन की थ्योरी को बढ़ावा दिया था, स्टार्ट इन्हीं से हुआ है, ठीक है। वो मैंने पहले ही आपको समझा दिया। इसके बाद, और उसका रूप कब देखने को मिला, 47 के अंदर, है ना। कब, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो है इनकी जो थ्योरी थी उसका फल देखने को मिला है, बीज इन्होंने बोया है। चलो, ही वॉज कॉन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ जवाद उद दौला, ठीक है। जवाद उद दौला का ये जो टाइटल इनको दिया जा रहा है, ये कौन दे रहा है, बहादुर शाह जफर दे रहा है ना, या बहादुर शाह 2 कह लो, बहादुर शाह जफर लिख लो या बहादुर शाह 2 कह लो। बहादुर शाह 1 तो मुअज्जम था, औरंगजेब का बेटा, है ना, वो तो बहुत पुराना हो गया। औरंगजेब का तो कब का टाइम है ना, शिवाजी महाराज वाले टाइम पे हो गया। तो लेकिन ये जो टाइम है ये तो बहुत आगे हम आ गए हैं, है ना, हिस्ट्री में। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, बहादुर शाह कई बार 1 लिखा आ जाता है पेपर में, कई बार 2, तो 2 को ही यहाँ पे मार्क करेंगे कि जवाद उद दौला का टाइटल बहादुर शाह 2 ने दिया था इनको। फिर इसके बाद देखिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इनको एक टाइटल दिया, है ना, इनकी सर्विसेज के लिए। मैंने बोला ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलके इन्होंने बहुत सारी उनकी हेल्प की है, एक तरह से आप समझ लीजिए, है ना। मैं ज़्यादा नहीं घुसना चाहता उस चीज़ में, बट इसीलिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे बहुत इंप्रेस थी, तो उन्होंने ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया दिया। कब दिया, 1869 में। सन 57 की क्रांति के बाद बहुत सारा दिक्कत हुआ मुस्लिम्स को, इन्होंने थोड़ा सा उस चीज़ को रिफाइनमेंट करने की कोशिश की है, तो इसलिए जो है इनको बाद में टाइटल्स भी दे रही है, यानी कि अच्छे रुतबे दे रही है। ही रोट असबाबे बगावते हिंद, ये जो है इन्होंने किस रीजंस फॉर द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 बेसिकली उसी का ही अपना एक वर्जन लिख दिया है ना। तो अब इसके ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने लिखी है कहानियां, पूरी सन 57 की क्रांति पे वीर सावरकर ने भी तो लिखी है ना। तो वो बहुत सारी किताबें, अंग्रेज राइटर्स की भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन वो इसको जो आज़ादी की लड़ाई नहीं बोलते, वो म्यूटिनी ही बोलते हैं। मैक्सिमम जगह पे आपको म्यूटिनी ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसकी कमियां जो है सन 57 की क्रांति की, वो तो हमने देख ही रखी है पहले ही, है ना। केवल 6000 ब्रिटिश मरे हैं, और वहीं पर जो है आप देखो जो भारत के लोग मरे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 8 लाख के करीब लोग मरे हैं। इससे बड़ा नरसंहार क्या होगा, आप देखो, है ना। अनऑर्गेनाइज्ड लड़ाई का यही नतीजा होता है। 8 लाख लोग 6000 से लड़ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइम पर लड़ाइयां हो रही हैं, एक दूसरे को पता ही नहीं है, अपने अपने स्वार्थ छुपे हुए हैं। यही गड़बड़ थी सारी की सारी। नहीं तो 8 लाख लोग 6000 की तो बैंड बजा के रख दे, कितनी तोपे गोले ले आओ तुम, सारे यूं चढ़ाई कर दें 6000 लोगों पे 8 लाख लोग, तो कहां बचेंगे 6000 लोग? तो अब तो वो चलाने का टाइम नहीं देंगे 8 लाख लोग। सोचो, इस कॉमन सेंस को सोचो जरा, है ना। तो वही चीजें, सोचने वाली चीजें हैं। लेकिन ये कोई एक जगह पे युद्ध होता तो हार जाते अंग्रेज, 100% है ये चीज। चलो, इसके बाद आप देखिए कि कमेंट्री ऑन दी होली बाइबल एंड तहज़ीबुल अखलाक, ये जो किताबें हैं ये भी इन्होंने ही लिखी हैं। अगर कोई पूछ ले तो आप सीधा सीधा बता देना। इसके बाद इनकी जो बायोग्राफी है उसका क्या नाम है, हयाते जावेद, ठीक है। अब ये इनके डेथ के बाद छपती है, ये आप ध्यान रखना। 1901 में पब्लिश हो रही है, जबकि इनकी डेथ 1898 में ही हो रही है। तो ये इनकी जीवनी हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था, तो बेगम्स ऑफ भोपाल पे भी आ रखा था। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, जो आ रखा था मैंने वही बता दिया कि जो बेगम्स ऑफ भोपाल है उन्होंने प्राइमरी स्कूल ऑफ गर्ल्स इन अलीगढ़ फाउंड किया था। तो ये आप ध्यान रखना, ये सीधा क्वेश्चन एक आ रखा था, तो मैंने बता दिया।
चलिए अब प्रेयर सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या थी। आप देखिए कि एक व्यक्ति हुए 1867 में आत्माराम पांडुरंगा, ये शायद सुना भी होगा आपने नाम बहुत बार। तो इन्होंने जो है प्रार्थना समाज, जिसको प्रेयर सोसाइटी कह देते हैं या प्रार्थना समाज लिख देता हूं, प्रार्थना समाज, ठीक है, इसकी जो है नींव रखी है आप बोलेंगे। और इनको हेल्प किसने किया? केशव चंद्र सेन ने किया, ब्रह्मो समाज वाले, है ना, तो उन्होंने इनको हेल्प किया है। और साथ में इनको किसने किया? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने इनको हेल्प किया है ये पूरा का पूरा सिस्टम सेट करने के लिए, प्रार्थना समाज वाला, ठीक है। 1870 में आप देखो कि महादेव गोविंद रानाडे जो है वो इसको ज्वाइन करते हैं और उसके बाद इसको और ज्यादा फेम मिलती है इसी टाइम में। तो पॉपुलर जो ये हो रहा है, यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है प्रार्थना समाज शायद रानाडे ने खोज की है, रियल फाउंडर एक तरह से बोल सकते हो उनको, लेकिन असली में अगर देखा जाएगा वैसे फाउंडर जो है वो फिर आपका आत्माराम पांडुरंगा ही होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्होंने तो पीक पे लेके गए हैं, ये आप समझेंगे इस चीज को, ठीक है। फिर इसके चार मेजर पॉइंट देख लेते हैं कि ये काम किस चीज पे कर रही थी। तो एक तो कास्ट सिस्टम को नहीं मानती थी, सीधा सीधा इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया कि ये जो कास्ट वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम है इसको हम नहीं मानेंगे, इसका कोई सेंस नहीं है, हम अपना इसके अंदर सभी इक्वल हैं। बात भी सही है, बढ़िया बात। फिर वीमेन की एजुकेशन को सपोर्ट करने का बहुत शानदार, विडो की रिमैरिज का बहुत शानदार, रेजिंग मैरिज एज ये अगेन बहुत शानदार। अच्छा, इसकी क्या दलील दी जाती है कि किसी लड़की की जो शादी है वो छोटी उम्र में करवाने के लिए क्या दलील दी जाती है? आप किसी भी सनातनी से बात करेंगे इस चीज के लिए तो उनके पास अपने लॉजिक्स भी हैं। लॉजिक बताता हूं कैसे हैं। वो बोलते हैं कि एक लड़की है, मान लो कि वो 25 की हो गई है ना, या 21 की हो गई, अब उसकी अगर आप शादी करोगे तो वो जब नए परिवार में जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे वो 25 की उम्र की हो चुकी है, तो इसके अंदर एक रिजिडिटी आ गई है ना, वो आएगी, वो रियल बात भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो क्या करेगी, वो इधर के कल्चर को तो नहीं सीख पाएगी, ये तो 100% है ना। वो तो आज की डेट में हम देखते भी हैं, बहुत जगह हमें देखने को मिल रहा है ना कि फीमेल उतना एडजस्ट नहीं कर पाती, सास बहू के झगड़े ही रहते हैं। तो दूसरी चीज में उनका कल्चर देखिए, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि यही अगर 12-13 की उम्र में ये आ जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो कि ये एक तरह से एक डॉटर के रूप में आ जाती है ना, बच्ची है। तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, अब देखो हो दोनों चीजें सकती हैं यहाँ भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब अच्छा ही चलेगा, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। अब देखो कि बड़े बुजुर्ग जो है इसको एक तरह से अपनी डॉटर की तरह पाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इनका कल्चर सीखना इसके लिए ईजी है ना। जो जहां जिस परिवार में आपको रहना है उसके सारे तौर तरीके इन्होंने सीख लिए, तो क्योंकि फ्लेक्सिबल रहता है बच्चा जो होता है वो जल्दी चीजें सीखता है, वो उतना रिजिड नहीं होता। जितना इंसान बूढ़ा होता जाता है उतना ज्यादा रिजिडिटी बढ़ती जाती है, तो उसके लिए इजी है, तो वो इनके कल्चर में ढल गई। तो इससे क्या है कि फैमिली सिस्टम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन वहीं पे इसके साइड इफेक्ट भी है, जरूरी थोड़ी कि इसके जो यहाँ पे माँ बाप है वो इसको इस तरीके से ही पुचकार के रखे। उस टाइम पे तो दहेज प्रथा बहुत थी बात, वो भी तो कॉन्सेप्ट है। तो सोचो कि अगर दहेज नहीं मिला होगा तो फिर कितना पड़ताड़ी करेंगे, वो सोचो। और साथ में आप देखो कि अगर मैं एक मैरिज के बाद जो आप सोचो कि जो गर्ल्स का डिलीवरी होती है ना, तो वो भी तो एक एज है। अगर एक बच्ची ही एक बच्चे को पैदा कर देगी तो वो एक इशू क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब लौंडा है, लौंडे से नहीं रहा जा रहा है ना, तो भाई हो गया जो होना था रात को। अब इस चक्कर में जो है बच्चा पैदा हो गया, तो एक छोटी लड़की 14-15 साल की लड़की, उसको बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो क्या झेल पा रही है उस चीज को? नहीं कई बार झेल पाती थी, तो बहुत सारी इश्यूज भी क्रिएट हो जाते थे। तो ये भी एक इशू था। इसमें सब अच्छाई थी ये कहना उचित नहीं है, कुछ अच्छाइयां थी तो कुछ बुराइयां भी मैंने बता दी आपको साथ के साथ। अब आपको देख लो कि कौन सा कल्चर बढ़िया था, ठीक है, दोनों में से। तो मैंने वही बताया कि ये जो मॉडर्न कल्चर है वो इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि एज को बढ़ा देना चाहिए, कोई सेंस नहीं बैठता है ना, कि इतनी बच्ची की शादी करने का क्या सेंस बैठता है। तो ये एक हमें नई चीज मिली, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट की। इसके फाउंडर कौन है? तो हेनरी लुई विवियन डोरजियो। ये जो है 1828 के अंदर ये यंग बंगाल मूवमेंट बना रहे हैं, और ये 1828 का ही टाइम जो है ब्रह्मो समाज वाला, ब्रह्मो सभा थी, इवन समाज नहीं बोलेंगे उसको, ब्रह्मो सभा बोलेंगे, 1828 की राजा राममोहन राय वाली, उसी टाइम पे ये भी बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हेनरी लुई विवियन डोरजियो जो है ये कलकत्ता में जब आए थे तो आए थे 1826 में, और वहां पे ये हिंदू कॉलेज में ही एक टीचर के तौर पे नियुक्त हुए थे, और इंग्लिश लिटरेचर के टीचर थे, ठीक है, और हिस्ट्री के। तो ये 2 सब्जेक्ट वो वहां पे पढ़ाना शुरू कर दिए थे। मैंने वही कारण आपको बताया कि बंगालियों में इतनी रिनाइसेंस इसीलिए आ गई थी क्योंकि ब्रिटिश कल्चर की बहुत सारी चीजें वहां पे जल्दी आई हैं, इसी कारण से वहां पे इतनी ज्यादा रिनाइसेंस जल्दी आई, और मैक्सिमम मूवमेंट बंगाल से ही स्टार्ट हो रही है, वो आपको दिख भी रहा है। फिर इन्होंने जो है, आप देखो कि मैंने आपको ये भी समझाया था कि फ्रांस के अंदर भी रेवोल्यूशन हुए, रशिया के अंदर भी रेवोल्यूशन हुए। तो ये सब रेवोल्यूशन, बोल्शेविक पार्टी वाला मैंने बताया था, आप याद कीजिए, है ना। तो ये सब रेवोल्यूशन जो वहां पे हो रहे थे, यूरोप में हो रहे थे, है ना, या फिर रशिया वाली साइड में हो रहे थे,
उन सब से इंस्पायर होके यहाँ के लोगों ने भी रेवोल्यूशन चलाने शुरू किए थे। ऐसा नहीं था कि भारत के लोग को कोई नई उपज एकदम से दिमाग में आई थी, वो पहले ही, मैंने बोला ना, जो वेस्ट में चीज पहले आ गई बाद में वो भारत में भी अडॉप्ट करता है भारत बहुत जल्दी, तो रेवोल्यूशन भी क्यों नहीं अडॉप्ट करेगा, वो भी करेगा ना, सीधी सी बात है। तो आप समझना कि यहाँ पे जो है रेवोल्यूशंस आते हैं तब जाके भारत एक तरह से आजाद होता है। तो इन्होंने वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी है वो सारी लोगों को इंस्पायर करने के लिए बताई, जबकि है नहीं भारत के, लेकिन फिर भी बता रहे, तो बहुत बढ़िया चीज है ना। इसीलिए बोला जाता है कि जो टीचर होता है वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है एक रिनाइसेंस क्रिएट करने की। तो टीचर का ओहदा, गुरु का जो ओहदा है वो बहुत ऊपर माना जाता है इसीलिए, ठीक है। तो इन्होंने कोशिश की कि लोग रैशनल थिंक करना शुरू कर दें। इन्होंने कभी भी ये बायसनेस नहीं रखी कि नहीं नहीं ये तो मेरे धर्म के लोग ही नहीं है, ये तो मेरे देश के लोग ही नहीं, मैं क्यों उनको बताऊं, है ना। तो अगर हो सकता है कि कोई ऐसा हमारे यहाँ पे क्लोज सोसाइटी वाला, क्लोज विचारों वाला व्यक्ति होता तो नहीं भी बताता, है ना, लेकिन इन्होंने ऐसा सोचने की कोई कोशिश नहीं की। इन्होंने इवन जो है भारतीय लोगों को थोड़ा अपलिफ्ट करने की, रैशनल सोचने की जो है क्षमता बढ़ाई ही है, कोई गलत काम तो नहीं किया है, ठीक है। और जो फालतू के कस्टम और ट्रेडिशन थे उनको अपोज करने की कोशिश की है। इसका हर्जाना भी लोगों को भुगतना पड़ता है ना। हम भी जैसे आजकल बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं, लोग पीछे पड़ जाते हैं, अरे आपने कैसे बोल दिया, तो क्या करें भाई, जो हमें ठीक लगता है, हमारी अपनी ओपिनियन है, हमारा देश बोलता है, फ्रीडम देता है ओपिनियन रखने की, ओपिनियन रखेंगे, है ना। आपको नहीं अच्छी लगती आप मत लीजिए उस ओपिनियन को, आप ऑर्थोडॉक्स रहना चाहते हैं आप ऑर्थोडॉक्स रहिए, आप रैशनल रहना चाहते हैं रैशनल रहिए। तो मैं मेरी खुद की, जब भी मैं कोई चीज़ अपनी ओपिनियन बताता हूँ तो वो रैशनल आधार पर होती है ना। किसी की हो सकता है ऑर्थोडॉक्स आधार पर हो, तो फिर ऑर्थोडॉक्स वाले आधार के हिसाब से तो वो तो फिर यही बोलेगा कि हर चीज़ भगवान ही कर रहा है ना, तो वो उसका तो फिर कोई इलाज ही नहीं है। और जो रेशनल आधार वाला व्यक्ति है वो थोड़ा लॉजिक के हिसाब से बात करना शुरू कर देगा। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है ना। चलो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर अगेन एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, 1820 से 1891 के बीच का इनका टाइम है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनसे भी हर बार एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, ठीक है भाई। आवाज अबूज आ रही है ना तुम्हें, सब सही चल रहा है ना। मैं चेक कर लूंगा एक बार, पता लगे कि पता ही नहीं लग रहा है यहाँ, एक बारी बता दिया करो भाई बीच में कमेंट वगैरह करके। एक सेकंड रुक जाओ, ये बता भी नहीं रहे ना निखट्टू कहीं के बच्चे, बताओ जल्दी से। हाँ, अभी इन्होंने सूरज तो चढ़ता हुआ दिखाया है, एक बारी देख लूँ भाई, पता लगे कि मैंने इतना पूरा लेक्चर बना दिया और बाद में पता लग रहा है। आ रही है ना, हाँ लग तो रहा है, ठीक आ रही है, चलो सही आ रही है, मेरे को तो आ रही है फ़ोन में। चलिए, अब ये जो है ये इंडियन और वेस्टर्न कल्चर का ब्लेंड अगर आप बोलेंगे तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ही बोलेंगे। मैंने क्या बोला, पहले भी मैंने बताया कि जो वेस्टर्न कल्चर है और इंडियन कल्चर है ये दोनों अब मिक्स हो रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ, तो वो इनके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है ठीक है। बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहा करो यार, मेरे को फिर ऐसा लगता है कि पता लगे कि कहीं आवाज़ ही नहीं आ रही और मैं बोले जा रहा हूँ, तुम भी बीच बीच में बोलते रहा करो, है ना, थोड़ा 5-10 मिनट में कुछ बोल दिया करो ताकि मेरे को पता लगे कि हाँ सब सही चल रहा है। चलो, 1850 में ही बिकेम प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ देखो लगभग मैंने मैक्सिमम चीज़ें जो देखी कि जितने भी फिलोसफर हैं ये सारे मतलब टीचिंग्स या इसी टाइप के प्रोफेशन से ही जुड़े हुए हैं, या लिटरेचर से जुड़े हुए हैं या फिलोसफी से जुड़े हुए हैं, जो कि इन्होंने देखो कि हो सकता है देश की आज़ादी में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उसी चीज़ को रिफाइनमेंट करने के लिए जरूर काम किया, है ना। तो इन्होंने भी एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया था विडो रीमैरिज का, है ना। तो आप देखिए कि ही यूज्ड एंशिएंट टेक्स्ट टू सपोर्ट विडो रीमैरिज, ये देखना। अब देखो कि ऐसे पहले तो यही होता था कि भैया बच्चे की शादी करा दी, बाल विवाह करा दिया, पोलीगैमियां चल रही हैं, या फिर आप देखो कि विडो को अधिकार ही नहीं है। तो इन्होंने बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट उठाए। जी हाँ, ऐसा भी है, मैं आपको एक फनी बात बताता हूँ, एंशिएंट टेक्स्ट जब आप उठा के देखेंगे, क्योंकि मैं जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ में, बहुत सारे टॉप लेवल के लोग हैं जिनके साथ विचार विमर्श मेरा चलता ही रहता है इन चीज़ों को देख के, है ना। तो मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, मैं उनसे पूछता ही रहता हूँ, उन लोगों से बात करता ही रहता हूँ जो बहुत किताबें पढ़ते हैं ना, तो वो मेरे को रेफरेंसेस देते हैं बुक्स का, मैं भी फिर कई बार उनके टेक्स्ट जो है वो देखता हूँ, तो बहुत बढ़िया रहता है ना। मेरे को मज़ा आता है इस चीज़ में, मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करने में मज़ा आता है कि रियल फैक्ट्स भी पता लगे। मैं ऐसा नहीं कि कोई भी किसी की बात किसी ने बोल दी और मैंने नॉनसेंस आपको बता दी, ऐसा नहीं करता, है ना। तो आपको मैं बताता हूँ एक वैदिक लिटरेचर, वेद तो नहीं बोलेंगे उसको, है ना, लेकिन एंशिएंट लिटरेचर बोलेंगे, जिसमें मैंने देखा कि अगर आप सोचो कि आपकी शादी हो गई, है ना, अब ये जो वीमेन है ये मैन है, अगर मान लो ये आदमी पहले के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ पहले के कल्चर के हिसाब से, ये आदमी जैसे मान लो कि कहीं बाहर चला गया और वहां से लौटा ही नहीं 8 साल तक नहीं लौटा, तो इस लेडी को पूरा अधिकार होता था कि वो दोबारा शादी कर सकती है। और सेम ही वाइस वर्सा मैन को भी है, ऐसा नहीं है कि केवल वीमेन को ही है, सेम अगर उसकी बीवी चली गई और 8 साल तक लौटी ही नहीं, तो फिर उसको अधिकार है कि वो दूसरी शादी कर सकता है।
ये ऐसा भी कल्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर जो है देखा पौराणिक टेक्स्ट के अंदर। तो इन्होंने भी ऐसे ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट का आधार लिया है जिसमें इन्होंने बोला कि भैया विडो रिमैरिज हो सकती है, हमारा खुद का धर्म हमें बता रहा है, तो आप ये फालतू की चीजें मत करिए कि नहीं नहीं विडो को हम रिमैरिज करने ही नहीं देंगे, कि नहीं नहीं उसके ऊपर दाग लग जाएगा, लांछन लग जाएगा। ऐसा नहीं, हाँ कोई इच्छा नहीं है किसी की, उसका ये नहीं कि जबरदस्ती कि तुम विधवा हो, चलो तुम शादी करो, ये ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम अगर उसकी इच्छा है और वो चाहती कि नहीं नहीं अब वो सारा जीवन नहीं सफेद साड़ी में गुजारना चाहती, वो चाहती कि कुछ समाज के लिए करेंगे या कुछ वो अपना परिवारवाद की तरफ सोचना चाहती है, तो उसको अधिकार है, उसमें कोई गलत भी नहीं है, ठीक है। तो ये इस चीज को उन्होंने बढ़ावा दिया। साथ में इन्होंने एक स्कूल सेटअप किया लड़कियों के लिए कलकत्ता के अंदर, ताकि लड़कियों को एजुकेट किया जा सके। तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। इसके अलावा देखो विडो रिमैरिज एक्ट जो है ये इन्होंने तैयार तो इसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट डलहौजी के टाइम पे ही कर लिया था। ये डलहौजी वही है जो बोलता था कि अवध तो एक अंगूर की तरह है, एप्पल पाई है जो कभी भी हमारे मुंह में आके गिर जाएगा, वही डलहौजी, हाँ वही वही, जिसकी वजह से सन 57 की क्रांति हुई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया, वही डलहौजी। उसी के टाइम पे जो विडो रिमैरिज का ड्राफ्ट बन गया था। बट ड्राफ्ट और एक्ट बनने में बहुत डिफरेंस होता है। ड्राफ्ट इज समथिंग लाइक जिसके ऊपर साइन नहीं हुए है ना, सीधी सी बात है, सरकार के ठप्पा नहीं लगा, साइन नहीं हो, तो दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट, है ना। तो मूलभूत उसको कह सकते हो एक तरह से। तो विडो रिमैरिज का एक्ट जो है 1856 में आता है। कब आता है? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आता है। और कैनिंग को देखिए कि कैनिंग वही व्यक्ति है जो सन 57 की क्रांति को दबाता है, और सन 57 की क्रांति में जब दबाया तो उसके बाद जो है आप देखिए कि पूरी की पूरी पावर जो है वो क्राउन को ट्रांसफर होती है, ब्रिटेन की महारानी को, और उसी में जो है यहाँ की गवर्नर जनरल की पोस्ट को खत्म करके वाइस रॉय की पोस्ट बना दी जाती है। तो पहला वाइस रॉय भारत का भी कैनिंग ही है। मैं वो सब रेफरेंसेस यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगता रहे, ठीक है। तो ये वही कैनिंग है। तो इसी ने जो है इसकी हेल्प की ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, और बेंटिक ने किसकी हेल्प की थी? राजा राम मोहन रॉय की। ये दोनों का ही ध्यान रखना, रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे जो एमजी रानाडे हैं, इनका नाम भी बहुत ज्यादा लिया जाता है क्योंकि इन्होंने भी जो है विडो रिमैरिज एसोसिएशन बनाई थी 1861 में जाके। और आप सोचेंगे कि ये सब क्या हो रहा है कि एक ही बंदा तो कर सकता था, ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं? ये कुछ ऐसा ही है। आज की डेट में आप देखिए है ना कि कितने सारे बाबा लोग हो गए हैं, है ना। कोई पुकी महाराज है, कहीं पे बागेश्वर धाम है, कहीं पे निर्मल बाबा है, कहीं पे आसाराम बापू है। तो आप सोचो कि अब आप बोलने लग जाओ नहीं नहीं एक ही बाबा बहुत था, इतने सारे बनाने की क्या जरूरत थी। तो मेरे को क्या पता, सबका अपने अपने यंत्र तंत्र है भैया, जो उनको अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे देखो समाज सुधारक भी बहुत सारे थे कि इसको मन किया कि भैया मैं एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं जिससे मैं समाज को सुधार सकता हूं, इसने बना दी। इसका मन किया, इसने अपनी एक बना ली और उसको आगे बढ़ाया। तो कुछ बहुत ज्यादा फेमस हो गई, कुछ उतनी नहीं हो पाई। क्या इतनी ही ऑर्गेनाइजेशन थी? नहीं, बहुत सारी होंगी, मल्टीपल होंगी, हजारों की संख्या में होंगी। तो वो अपने अपने लेवल पे काम कर रही थी, लेकिन कुछ फेमस हो गई, कुछ नहीं हुई, वैसे आप समझ सकते हैं। तो जो विडो रिमैरिज एक्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि ईश्वर चंद्र ने ही किया था, यहां पे आप देखेंगे एमजी राणा डे ने भी 1861 में जाके अपनी एक एसोसिएशन बनाई थी। फिर इवन ये नहीं है कि इन दोनों ने किया, इनसे भी बहुत पहले अगर हम देखते हैं तो 1850 में भी इसके एफर्ट हुए हैं। पंडित विष्णु शास्त्री ने, खुद पंडित लोग भी इसके अंदर जो है रिफाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने वही बोला कि कुछ पंडे जो है वो अपना सोच के, अपना हित सोच के काम कर रहे हैं, और कुछ जो है लोक हित के बारे में सोच के कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सब पंडित बेकार हैं, ऐसा बोल दिया मैंने, नहीं। लेकिन उनके ऊपर ब्लेम क्यों लगता है? उसका कारण यही है कि स्ट्रक्चर सारा उनका है ना वैदिक। अब स्ट्रक्चर के जो निर्माता होंगे उसी को तो बोला जाएगा। अब मान लो कि एक पुल गिर गया, तो तुम मान लो कि वो पुल था मान लो कांग्रेस के टाइम का, और तुम गाली मोदी को निकालते रहो, तो ये कैसी बात हुई? समझ आ रही? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो पुल गिरा है, अगर राहुल ने बनाया है तो राहुल को ही गाली निकालोगे ना, मोदी को नहीं निकालोगे ना। बस वैसे ही समझ लो कुछ कि जो स्ट्रक्चर जिसने बनाया है उसमें कमियां रहेंगी तो गाली भी उसी को पड़ेगी और प्रेज भी उसी की होगी। राजा का ही तारीफ होगा और राजा का ही जो है जलूस भी निकलेगा। वही वाली बात है, ये ऐसे समझना इस चीज को। इसी बात देखिए कि विधाता विवाह उत्तेजका मंडल, यही वो सोसाइटी है जो पंडित विष्णु शास्त्री ने बनाई थी, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया काम किया। और इन्होंने जो है ये वाली सोसाइटी जो बनाई है विष्णु शास्त्री ने, हालांकि 1850 में इन्होंने अपना काम शुरू कर रखा था, लेकिन ये सोसाइटी जो बना रहे हैं 1866 में जाके बना रहे हैं। फिर इन्होंने एक अपनी मंथली मराठी मैगजीन भी शुरू की थी, ये आप ध्यान रखिएगा, जो 1874 में की थी, जिसका नाम था निबंधमाला, ठीक है, निबंधमाला। इसके बाद देखिए कि हिंदू विडोज होम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, जो एक हिंदू विडोज होम, जिसको कौन बनाता है? तो धोंडो केशव कार्वे जो है इसको पूना में बनाते हैं 1896 में। और इन्होंने पूरी कोशिश की कि वीमेन के अंदर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया जाए। तो ये आप ध्यान रखना, इनके बारे में पूछा जा सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन। फिर आप देखिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द बंगाली प्रोज। देखो, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है वो किसको बोल रहे हैं हम? वो बोल रहे हैं हम ब्रह्म समाज वाले
क्या कहते हैं इनको, राजा राम मोहन रॉय को। लेकिन यहाँ पे फादर ऑफ बंगाली प्रोज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो गद्य और पद्य आपने सुना होगा, है ना, तो जो बंगाली गद्य का जनक अगर बोलेंगे तो वो जो बोल रहे हैं हम विश्ववर चंद्र विद्यासागर को बोल रहे हैं। ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम बंगाल, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। एंड इज क्रेडिटेड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द बंगाली अल्फाबेट्स, तो बंगाली अल्फाबेट्स के अंदर काफी सारी रिस्ट्रक्चरिंग की है, इसीलिए बंगाली प्रोज के फादर बोले जा रहे हैं, ये आप समझेंगे। अच्छा, इनकी मेन मेन किताबें जो है, एक तो है बोर्नो परिचय और एक है कथामाला, ठीक है। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट किताबें हैं इनकी, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं बाल शास्त्री जंभेकर की। 1812 से लेके 1846 तक का इनका टाइम है। और बॉम्बे के अंदर हम अगर बोलेंगे कि रिफॉर्म्स करने का जो बहुत बड़ा श्रेय जा रहा है तो वो इन्हीं को जा रहा है ना। बॉम्बे के अंदर ये अपने जर्नलिज्म के थ्रू बहुत सारे रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स करने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने भी जो है ब्राह्मणिज्म के अंदर जितनी भी ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं, जितने भी अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस है, उनको चैलेंज करने की कोशिश की है ना। तो जो है आप समझ ही सकते हैं ना, सेम ही काम है, सेम ही फिलोसफी है, वही आप समझिए। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर के थ्रू ये सारा काम किया था जिसका नाम था दर्पण, है ना। तो ऑब्वियस ये बात है, मैंने वही बोला कि रिफाइन कैसे होगा समाज, किसी तरीके से वो जाए, है ना। आज अगर अलाहाबादिया, रणवीर अलाहाबादिया ऐसे ऐसे जोक्स क्रैक करता है तो हम बोलते हैं कि समाज गंदा हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ही एक तरीका है। आप सोचो कि सारा दिन अगर बच्चा एक जेंजी बच्चा सारा दिन गाली गलौज होगा, तेरी तेरी पैन ऐसे करेगा अगर, तो फिर सोचो कि वो आम बोलचाल की भाषा में भी वही काम करने लग जाएगा, है ना। तो आप समझो कि अगले 10-20 साल में तो फिर हमारी सोसाइटी माँ बहन की गालियों के अलावा फिर बात ही नहीं करेगी इस हिसाब से, तो क्योंकि ये सीखी वहाँ वही सब चीजें रहे हैं। और धीरे धीरे खौफ तो बुजुर्गों का निकल ही रहा है, वो तो हमें पता ही है ना। तो यानी कि लगभग अगर आज से 10-20 साल के बाद हम देखेंगे भारत को, तो छपरी भारत बन जाएगा फिर इस हिसाब से, तो है ना। और सबसे बड़ा योगदान किसका रहेगा आप देखिए, है ना। ये हमारे सोशल रिफॉर्मर थे, आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सबसे बड़ा योगदान रहेगा फिर इस काम को करने के लिए। तो आप ये समझो कि जब आप अपने देश का प्रेस्टीज बढ़ाना है तो आप धीरे धीरे उस सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, कि घटिया की तरफ लेके जा रहे हो कि अच्छे की तरफ लेके जा रहे हो। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा रिफाइन करने की कोशिश की। अब आज के इन्फ्लुएंसर ये सोच रहे हैं कि इतना साफ कैसे कर दिया, थोड़ा गंदा भी तो होना चाहिए, तो ये गंदा करने में लग गए। वैसा आप समझिए इस चीज को, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये लोग न्यूज़पेपर का सहारा लिया करते थे, अगर उस टाइम पे सोशल मीडिया होता तो सोशल मीडिया का सहारा लेते ये लोग फिर। ही स्टार्टेड दिग्दर्शन 1840 में, ठीक है। इन्होंने 1840 में दिग्दर्शन स्टार्ट किया और इसके अंदर बहुत सारे इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच वाले आर्टिकल्स डाले, हिस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल्स डाले, ताकि लोगों को चीजें समझाई जा सके। अगर फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म का श्रेय किसी को जाएगा तो वो इन्हीं को जाएगा। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। इसके बाद अगर बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो वो उसकी खोज भी इन्होंने की है, या नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी की बात करें तो वो भी इन्होंने ही बनाई थी, ठीक है। और अब आप देखिए परमहंस मंडली की बात कर रहे हैं, तो परमहंस मंडली के जो फाउंडर हैं वो है दादोबा पांडुरंगा, ठीक है। अब ये जो है ब्रदर है आत्माराम पांडुरंगा के। आत्माराम पांडुरंगा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज ही के सेशन में मैंने बताया। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से लोग थे, मेहता जी, दुर्गाराम, करसनदास मूलजी, ये सारे ये सब जो है बॉम्बे और महाराष्ट्र के एरिया में 1849 में ये जो है सोसाइटी बनाते हैं। और ये एक तरह से एक सीक्रेट सोसाइटी के तौर पे उभरती है ये पूरी की पूरी सोसाइटी, है ना। और ये कोशिश करती है कि हिंदू रिलीजन को जो है वापस से इम्फेसाइज किया जा सके लोगों के ऊपर, ठीक है। तो हिंदू रिलीजन और उसकी सोसाइटी में वो जो कस्टम थे हिंदूज के, उसको वापस से इम्पोज किया जा सके। वैसे भी आप देखिए कि पिछले कई 100 सालों से तो भारत मुगलों का गुलाम रहा है। मुगल तो वैसे भी भारत के नहीं थे रियल में, मैं बताऊं तो, है ना। वो आखिर के टाइम तक भी जहांगीर जैसे लोग, है ना, बाबर जैसे लोग, आखिर के टाइम तक भी जो है वो वही उन्हीं की बातें कर रहे थे, वो काबुल की ही बातें करते थे, उनके लिए वही था, है ना। वो कौन सी जगह थी बाबर की, समरकंद, है ना। वो उनका सारा का सारा जुड़ाव उधर ही जुड़ा पड़ा था। तो अब क्या कर सकते हैं ना। तो जबकि ये देखिए कि हमारे देश के जो सॉइल के जो बच्चे हैं, तो वो जो बाद में आते हैं ना, तो आप समझो कि वो कहीं मैच नहीं हो रही वो चीजें, तो उसको रिफाइन करने का ये काम कर रहे हैं, ऐसे आप समझिए। फिर आइडियोलॉजी इनकी जो है क्लोजली लिंक टू मानव धर्म है, तो इनकी आइडियोलॉजी मानव धर्म सभा से जो है ज्यादा मेल खाती है, जो कि कहाँ पे फाउंड हुई थी, सूरत में हुई थी, गुजरात में 1844 में। फिर इन्होंने भी जो है एक ही भगवान पे बिलीव किया है, हालांकि हिंदू कस्टम्स को ही इंपोज कर रहे हैं, लेकिन अगेन ये जो बात कर रहे हैं ये एक भगवान की ही कर रहे हैं। और प्राइमरली इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग कास्ट रूल्स, तो इन्होंने भी कास्ट के रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश की है। बेसिकली बात यही है, हिंदू कल्चर को रिफाइन करने की बात की है। अब बात आती है ज्योतिबा फूले की। इनके बारे में भी पेपर में हमेशा पूछा जाता है। 1827 से 1890 का टाइम है। ये जो है कहाँ पे जन्म लेते हैं, सतारा में लेते हैं, ठीक है। और सतारा जो है अगर मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहाँ लगाया गया था सबसे पहले,
याद आ रहा है कुछ? डॉक्टर एंड ऑफ लैब्स कहाँ लगाया था डलहौजी ने सबसे पहले, बताओ मेरे को। फिर महाराष्ट्र में है ये सतारा, है ना, तो इट बिलोंग टू अ गार्डनर फैमिली, या फिर कहीं कि माली थे, है ना, तो ये माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इनका कोशिश थी कि सोशल सर्विस की जा सके, लोअर कास्ट के लोगों को अपग्रेड किया जा सके किसी तरीके से, है ना, अपलिफ्ट किया जा सके और एजुकेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ावा किया जा सके। तो आप देखो कि 1873 में ज्योतिबा फूले जो है वो सत्य शोधक समाज बनाते हैं। ये आप ध्यान रखना, सत्य शोधक समाज के बारे में ही हमेशा क्वेश्चन आता है। कब बनाया? 1873 में। कहाँ बनाया? पुणे के अंदर बनाया है। और इसमें जो है आप देखिए कि बैकवर्ड क्लासेस के आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, है ना, या फिर माली कम्युनिटी के बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, तेली जो है, कुनबी हैं, ये सारे के सारे आपको इस समाज के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी पिछड़े वर्गों के लोगों को इन्होंने टारगेट किया और उनकी एक कम्युनिटी बनाई और रिफाइन करने का काम किया सोसाइटी को, ऐसे आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, बोर्नो परिचय, वाह आरिफ साहब। चलिए, इन्होंने जो है ही इंट्रोड्यूस्ड मराठी वर्ड दलित। तो इन्होंने एक मराठी शब्द जो है दलित, कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ से आया ये दलित समाज, है ना। अंबेडकर बाद में जो है दलित दलित इतना ज़्यादा उन्होंने अपने शब्दावली में यूज़ किया, वो दलित समाज जो है, ये दलित शब्द यही लेकर आ रहे हैं दलित, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। और इन्होंने कोशिश किया कि भैया ये वर्ण व्यवस्था जो है इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके। फिर आप देखिए कि ज्योतिबा फूले को जो है एक टाइटल मिला है महात्मा का। तो जैसे गांधी को महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, वो तो बाद की बात होगी, ये तो पहले की बात चल रही है। आप ध्यान दीजिए, गांधी तो थे भी नहीं आ गए होंगे, है ना। तो गांधी का जन्म हो गया था, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन आप समझो कि ये जो बात हो रही है पहले की हो रही है गांधी से। तो महात्मा का टाइटल इनको जो दे रहा है विठल राव कृष्ण जी वेदंकर जो है, इनको महात्मा का टाइटल देते हैं। फिर इनके बारे में एक जो मेजर क्वेश्चन आ सकता है मुझे लगता है वो आएगा गुलामगिरी के बारे में। आप देखिए, ये जो गुलामगिरी है वो वैसे भी आपको समझ आ रहा होगा, दलित यानी गुलाम, पहले के कल्चर के हिसाब से या पहले के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये गुलामगिरी किताब जो लिखते हैं ये मराठी किताब है, ये देखो लिखा भी हुआ है, और ये रही गुलामगिरी, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो ये आपको इससे पिक्चर से याद रहेगी। इसके बारे में 100% है कि कभी भी पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, गुलामगिरी वाला 100% मेरे को लग रहा है कि कभी भी आ जाएगा। और इनका अगर मैं रियल नाम बोलूँ तो ज्योतिबा घोरे था, ठीक है, ज्योतिबा घोरी नहीं, घोरे था, ठीक है, ज्योतिबा घोरे। और इसके अलावा सार्वजनिक सत्य धर्मा 1873 में ये समाज की स्थापना कर रहे हैं। फिर इशारा जो हो गया, सॉरी समाज कह रहा हूँ किताब, ठीक है, तो सार्वजनिक सत्य धर्म किताब 1873 में लिख रहे हैं। इशारा और धर्म तृतीया रतिया, ये सब किताबें जो है ये लिख रहे हैं। तो इनके बारे में अगर पूछा जाएगा तो जाएगा, नहीं तो गुलामगिरी का आ सकता है, तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं थे, इन्हीं की वाइफ जो है यहाँ पे, वाइफ ऑफ ज्योतिबा फूले, जिनको आप सावित्री बाई फूले बोलते हैं, 1831 से 1897 का इनका टाइम है। ये भी माली कम्युनिटी से है, महाराष्ट्र से ही है। इन्होंने भी जो है ज्योतिबा के साथ मिलकर, इन्होंने देखो इसीलिए शायद इनकी बॉन्डिंग अच्छी रही कि इन दोनों ने ही मिलकर सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का काम किया, और दोनों सेम समाज से आ रहे हैं। इन्होंने जो मेजर काम किया वो गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किया, तो ये बहुत बढ़िया काम किया। आप देखिए, है ना, ज्योतिबा फूले से इंस्पायर रही और इन्होंने जो है खुद भी बहुत सारा काम किया है। फिर इन्होंने महिला सेवा मंडल स्टार्ट किया, आप देखिए, और महिलाओं के अंदर उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की, है ना। सीधी बात है, भड़का आ रही है अगर कोई मजाक में बोलना जाए, अच्छा भाई आई थी लाल साड़ी वाली, भड़का के चली गई, इसका पति यही बोलता होगा। चलो मजाक कर रहा हूँ, बट कुल मिला के ये है कि महिलाओं को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता था, क्योंकि एजुकेटेड नहीं थी महिलाएं। जब राइट्स के बारे में नहीं पता तो अपलिफ्टमेंट कहाँ से होगी। तो इन्होंने जो है हर जगह जा जाके उनको जो है उनके राइट्स के बारे में बताया। फिर कैंपेन्ड फॉर एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो तो कर ही रहे थे, ये और इनका पति जो है दोनों ही अनटचेबिलिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि जब दलित समाज से ही आ रहे हैं तो उसको तो खत्म करने की कोशिश करेंगे ना, अनटचेबिलिटी को। फिर इसके बाद अगर इनके पोइटिक वर्क देखेंगे तो काव्य फूले और बावन काशी सुबोध रत्नाकर, ये इनकी काव्य रचनाएं आप बोल सकते हैं। और अगस्त 2014 को जो नेम है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का, है ना, उसका नाम चेंज करके सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी रख दी थी। फूले पुणे, वाह एक ही जैसे लग रहे हैं ना। तो सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी का नाम 2014 में चेंज किया गया था। ये आप ध्यान रखना, ये आपसे जो है सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकता है। फिर अब बात करते हैं गोपाल हरि देशमुख की। इनका जो नाम है लोकहितवादी भी इनको बोला जाता है, तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। 1823 से 1892 का इनका टाइम है। ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मिस्ट एंड नेशनलिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, ऑब्वियसली बात है महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया? हाँ, सतारा में किया था ना, बिल्कुल सही है आरिफ भाई। क्या बोल रहे हैं, बाहर के लोग भारत में कैसे घुस जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या बोल रहे हैं,
पता नहीं भाई क्या चल रहा है इनका, जो भी चल रहा है मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रही क्या बतिया रहे हैं ये आपस में। इसके बाद देखिए कि गोपाल हरि देशमुख के बारे में बात करते हैं। ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मिस्ट एंड नेशनलिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र हो गया। 1848 से 49 के बीच में जो है ये एक जर्नल लिख रहे हैं, जर्नल मतलब पत्रिका टाइप हो गया है ना, तो साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर, ठीक है, तो प्रभाकर उसका नाम है पत्रिका का। और इनका पेन नेम क्या है ना, तो ये जो है इनका तलफ़ुज़ कह लीजिए या पेन नेम कह लीजिए लोकहितवादी है। तो ये अपना जो है कविताओं के नीचे लोकहितवादी ही लिखा करते थे, ये नहीं लिखते थे कि मैं गोपाल हरि देशमुख बोल रहा हूँ, लोकहितवादी बोलते थे, ठीक है। जैसे बहादुर शाह जफर है, तो जफर उनका तलफ़ुज़ एक तरह से वो कविताओं में जफर लिखाते थे, बहादुर शाह नहीं लिखते थे, वैसे ही आप समझ लीजिए। ही स्टार्टेड ए वीकली जिसका नाम था हितेच्छू, ठीक है, तो हितेचू मत समझ लेना, हितेच्छू है, ठीक है, हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ये गुजराती और इंग्लिश में इन्होंने निकाली थी। फिर आप देखिए कि लीडिंग रोल इन फाउंडिंग पीरियोडिकल्स, तो कुछ और पीरियोडिकल्स या फिर कुछ और मैगजीन्स थी जिसमें इन्होंने लीड रोल प्ले किया, जैसे ज्ञान प्रकाश हो गया, इंदु प्रकाश हो गया और लोकहितवादी हो गया, ये सारी इन्होंने निकाली। ही सेड दैट इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन द सोशल रिफॉर्म्स, समझो, देन सच रिलीजन शुड बी चेंज्ड। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी। इन्होंने बोला कि अगर कोई रिलीजन ये बोल रहा है कि नहीं नहीं इन कस्टम्स को आप चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसा करो उस रिलीजन को ही चेंज कर दो फिर उठा के। तो ये देखिए, ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोल दी, बहुत बड़ी बात है ये। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, रामकृष्ण परमहंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके जो मेन डिसिपल हुए हैं विवेकानंद हुए, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। रामकृष्ण मठ जो है ये रामकृष्ण परमहंस ने बनाया है, और ये देवी काली के है ना, महाकाली के जो बहुत बड़े भक्त रहे हैं, और पुअर प्रीस्ट थे है ना, गरीब ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अमीरी में, कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं नहीं पुजारी हैं लेकिन महल मुनारों में रहेंगे, तो वो अलग टाइप के पुजारी होते हैं, ये अलग टाइप के थे, ठीक है। तो ये जो है काली माता के भक्त थे, ये आप समझ सकते हैं। और दक्षिणेश्वर में जो टेम्पल है काली माता का, वहीं पे ये प्रीस्ट थे, पुजारी थे, ठीक है। और ये कहाँ पे है, कलकत्ता के अंदर है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और इनका जो चाइल्डहुड नेम है वो गदाधर चट्टोपाध्याय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हीं के डिसिपल जो हुए हैं, इन्हीं के सबसे इंपॉर्टेंट शिष्य जो हुए हैं वो हुए हैं आपके स्वामी विवेकानंद, ठीक है। जो 1897 की जब मैं बात करता हूं, तो रामकृष्ण मिशन के बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है, ये क्वेश्चन हर साल लगभग आता ही है कि रामकृष्ण मिशन जो है किसने फाउंड किया या कब फाउंड किया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है इसको फाउंड किया था, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो है बेसिकली किस आइडियोलॉजी पे आधारित है, तो आप देखिए ये फोकस करता है आइडियल ऑफ सेल्वेशन के ऊपर थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन, यानी कि समाज का बेसिकली निस्वार्थ भाव से आप सेवा कीजिए और समाज को साफ कीजिए, निस्वार्थ भाव से, कोई अपने स्वार्थ के हिसाब से नहीं करना, तो उसके ऊपर ये फोकस करता है, बहुत बढ़िया चीज। फिर आप देखिए कि स्वामी विवेकानंद की अगर मैं बात करता हूं, तो 1863 से 1902 के बीच का इनका टाइम है। रियल नाम नरेंद्र नाथ दत्त है और बहुत फेमस है ना इनके बारे में। तो ये बोला जाता है कि जिस भी किताब को एक बार पढ़ लेते थे तो इनको उस किताब का किस पन्ने पे क्या लिखा है एग्जैक्टली पता लग जाता था। इनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, है ना। हालांकि इनको बहुत सारी बीमारियों ने भी घर कर रखा था, है ना, लेकिन ये फिर भी जो है रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, है ना। तो दिमाग से बहुत ज़्यादा शार्प थे, नॉलेज वर्सेटाइल, बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर रखी थी। हाँ, तो लेकिन आखिर के टाइम में आप देखो कि बीमारियों की वजह से ही इनकी डेथ होती है एक तरह से, है ना, ऐसे नहीं कि कोई नेचुरल डेथ हो रही है, तो वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन फिर भी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल करने की कोशिश की और सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है ना। तो इनके बारे में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे कम ही रहेंगी, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटेलेक्चुअल पर्सन है, ये आप कह सकते हैं। और इवन इनके ही नाम पे यूथ डे, नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है, अगर आपको पता हो। ही टुक फॉरवर्ड द आइडियोलॉजी ऑफ रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हैं, तो उन्हीं की आइडियोलॉजी को ये आगे लेकर चले हैं, ठीक है। क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं? अभी खत्म ही हो जाएंगे सारे रिफॉर्म्स, ये अब 2-3 क्लास थोड़ी करूंगा। अच्छा, मजे लूट रहे हैं सब, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मजे लूट रहे हैं तो इनको अभी खत्म हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक थोड़ी है यार, इसको खत्म करेंगे अभी। आप इस तरीके से मत करो कि नहीं नहीं सर आधा कल पढ़ेंगे, अभी आज खत्म कर देंगे, आप बाद में पढ़ते रहना मेरे को, क्योंकि टॉपिक वाइज मैं जितना भी कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटा 2 घंटे वाइज नहीं पढ़ा रहा, तो आप प्लीज उस चीज को समझना, है ना।
तो उससे क्या है कि एक सही हेल्प मिल जाती है और आपको एक ही जगह पे संगठित टॉपिक मिल जाता है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सारे के सारे को मर्ज करके एक पूरी हिस्ट्री की वीडियो बना दूंगा, इसीलिए मैं इसको खत्म कर रहा हूं। अब कल मैं पूरी हिस्ट्री की वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। ही टुक फॉरवर्ड द आइडियोलॉजी ऑफ रामकृष्ण परमहंस, ये तो हमने समझ लिया है। और 1893 में आप देखिए बहुत बड़ी एक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी, है ना, वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग, रिलीजियस पर्सन आए थे। कहाँ आए थे? शिकागो के अंदर। और सबसे ज्यादा फेमस स्वामी जी अगर हुए हैं तो वो शिकागो में ही हुए, है ना। लोग हंस रहे थे कि अरे ये कैसे कपड़ों में आ गया, जबकि आप देखिए कि उस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में बहुत हाई क्लास लेवल के लोग आ रखे हैं और उनके कपड़े भी एकदम डिफरेंट टाइप के हैं। जबकि ये देखिए स्वामी जी इस तरीके की धोती कुर्ते में जा रहे हैं ना, तो इस टाइप के गाउन में जा रहे हैं, तो लोग हंस रहे थे। लेकिन जब इन्होंने भाषण दिया तो उसके बाद तो भैया सब स्पीचलेस थे और तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो रुक ही नहीं रही थी, है ना। तो इस टाइप का इन्होंने भाषण दिया तो वहां पे जो है लोग हाईली इंप्रेस्ड, नेक्स्ट लेवल का इंप्रेस हो गए थे इनसे, ठीक है। तो वहां से इनको सबसे बड़ी फेम मिली स्वामी विवेकानंद को। तो ग्रेट इंप्रेशन एक तरह से, है ना, कि जो लोग भारत पे हंस रहे थे उनके मुंह पे तमाचा मार के आएंगे भैया ये है भारत, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज इन्होंने की है। तो इनकी शिकागो की स्पीच है 1893 की, इसके बारे में पूछा जा सकता है। आगे आप देखिए कि इन्होंने जो है वेदांत सोसाइटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खोजी है, यानी कि न्यूयॉर्क में खोजी, ये आप ध्यान रखेंगे। 1897 में विवेकानंद ने फाउंड किया है रामकृष्ण मिशन, तो ये तो रामकृष्ण मिशन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। फिर ही फाउंडेड 2 मोनेस्ट्रीज, तो 2 मोनेस्ट्रीज भी इन्होंने फाउंड किए, बेलूर मठ जो कि कोलकाता में, और दूसरा अद्वैत आश्रम जो कि मायावती उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये 2 हैं, दोनों का ही ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई भी आ गया तो आप बता सकते हैं। द फर्स्ट मठ वॉज एस्टेब्लिश्ड एट बड़नगर in 1899, another मठ was started at बेलूर which became the central मठ। ये सब वही मैं बता दिया ना, मठ बनाए हैं इन्होंने। 1899 में रामकृष्ण मठ शिफ्टेड टू बेलूर एंड इट बिकेम इट्स हेडक्वार्टर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो 1899 में जो है, 1899 में जो है रामकृष्ण मठ जो है वो शिफ्ट हुआ था बेलूर में, तो ये आप ध्यान रखना। और क्या है, कुछ खास नहीं है और तो। फिर 1896 में आप देखिए कि इनके बारे में कुछ कुछ जो इनकी जर्नल्स वगैरह उसके बारे में देख लेते हैं। तो जर्नल प्रबुद्धा भारत वॉज फाउंडेड बाय पी अयासामी बी आर राजम, ये बहुत सारे लोग के नाम लिखे हैं, बस आपको याद करना है कि ये जो जर्नल है प्रबुद्ध भारत, इसको किन किन लोगों ने फाउंड किया है ना। तो ये सब लोगों ने चेन्नई के अंदर या आज की डेट में मद्रास के अंदर जो है हम बोले कि इस पूरी जर्नल को या फिर की पत्रिका को जो फाउंड किया था, ठीक है। और किसके कहने पे किया था? स्वामी विवेकानंद के कहने पे। फिर आप देखो हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, वो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है नेशनल यूथ डे भारत मनाता है। अगर कोई पूछ ही ले तो आप बता सकते हैं। आज इनकी जो मेजर किताबें हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनमें इनकी आइडियोलॉजी के बारे में हमें पता लगता है। तो ये बहुत सारी किताबें जैसे कर्मयोग, वर्तमान भारत हो गया, है ना, फिर माई मास्टर, संगीत कल्पतरु, तो ये सब पुस्तकें एक बार आप रीड आउट मार लेना। ये मेरे लायक कुछ भी नहीं है, बस आपको रीड करनी है और याद रखना कि ये इन्हीं की पुस्तकें हैं। अच्छा, स्वामी विवेकानंद इन दी वेस्ट न्यू डिस्कवरीज, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जब वेस्ट में थे, यानी कि यूरोप या फिर यूएस वाली साइड में थे, तो वहां पे उन्होंने जो जो डेवलपमेंट्स की उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम दिया गया स्वामी विवेकानंद इन दी वेस्ट न्यू डिस्कवरीज। तो ये किसने किताब लिखी है? ये लिखी है मैरी लुई बुर्के ने, ठीक है। अब बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक अब आने वाला है ना, तो बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे थे, ठीक है। चलो इसको देखो अभी जल्दी से। दयानंद सरस्वती का नाम अगर रियल नेम बोला जाएगा तो मूल शंकर उनका रियल नेम है और आर्य समाजी हैं, ये हमें पता है इस चीज में। 1875 में ये क्या करते हैं, फर्स्ट आर्य समाज की यूनिट बनाते हैं। वो तो सीधा पेपर में आएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में की। और आप देखिए कि ये इन्होंने कब की थी, कहां पे की थी? बॉम्बे में की थी, ये ध्यान रखना, बॉम्बे में की थी। लेकिन बाद में इन्होंने इसको शिफ्ट कहां किया है? लाहौर में किया है। अभी मैं बहुत सारी चीजें कनेक्ट करने वाला हूं आगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाहौर में शिफ्ट किया है। तो अगर आज की डेट में देखेंगे तो अभी जो है आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, ठीक है, ये सब चीजें। इट वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती विद द ऑब्जेक्टिव टू रिफॉर्म हिंदूज, यानी ये चाह रहे थे कि सबको जो है वापस से हिंदू कल्चर में लाया जाए, है ना। आप इस एंगल से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी निकल गई, जबकि आप देखिए कि बंगाल के भी बहुत सारे लोग इस चीज के अंदर रिफॉर्म्स चला रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो कुरीतियों को खत्म करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये सबको वापस से वेदों की तरफ घसीट रहे हैं एक तरह से, ये आप समझ सकते हैं। तो बहुत सारी आपको दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इवन आपने डीएवी कॉलेज सुने होंगे, तो वो इन्हीं के नाम पे है ना, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है। इवन लाहौर में भी इन्होंने बनाया है ना, और वहां पे जो है महंत हंसराज ने उसको लीड किया था 1886 में। तो डीएवी स्कूल के बारे में पूछ सकता है।
फिर एक ये जो इंपॉर्टेंट किताब जिसके बारे में कंट्रोवर्सी होती है उसके बारे में भी अभी मैं बता रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश है। इवन हमें भी जो है जब मैं 10th लेवल में था, है ना, तो हमें भी ये किताब पढ़ाई गई थी और इसमें से बहुत सारी प्रश्नोत्तरी होती थी, बहुत सारी बढ़िया चीज़ें भी लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं कि सब गलत है। तो इसमें जो है वो प्रश्नोत्तरी में कि भगवान कौन है ना, तो उसमें बताया गया था कि उसकी कोई शेप नहीं है, कोई रूप नहीं है, फिर आप क्या करने आ रखे हो धरती पे, क्या मिशन है आपको, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस किताब में दिए गए। तो वो एक तरह से बेसिकली किताब जो है आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए बनाई गई है, लेकिन ये सारा वेदों का ही सहारा ले रही है। मुद्दे की बात यही आ रही है फिर सारी की सारी, है ना, यानी कि वैदिक अथॉरिटी को सुप्रीम अथॉरिटी मान ली, जिसको ऑलरेडी बहुत सारे लोग चैलेंज कर चुके हैं कि वैदिक अथॉरिटी को हम सुप्रीम अथॉरिटी नहीं मानते तो नहीं मानते, बात खत्म। फिर आप देखिए कि 1900 में स्वामी श्रद्धानंद ओपन्ड गुरुकुल एट गुजरांवाला, और इवन आप देखिए कि श्रद्धानंद की तो हत्या भी होती है आगे चल के। अब मैं उस सारे के सारे सिनेरियो में तो नहीं जाना चाह रहा हूँ, बट आप समझ लीजिए कि स्वामी श्रद्धानंद ने जो है वो गुरुकुल ओपन किया था गुजरांवाला में। और ये गुजरांवाला कौन सी जगह है? ये लाहौर की जगह है, जहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह का पूरा राजपाट होता था। पंजाब जब पहले पंजाब जो है ना, इवन आप देखिए कि मैक्सिमम पार्ट तो अपना जो है पंजाब का पाकिस्तान में ही चला गया, जबकि वो हमारा पूरा का पूरा एक पंजाब था, तो वो डिवीजन ही हो गया। वहाँ के लोग, वो जो पंजाब के लोग हैं, है ना, वो पंजाबी ही बोलते हैं। वहाँ का पंजाब निकाल दो पाकिस्तान से तो कुछ खास बचता नहीं है पाकिस्तान के बाद, सीधी सी बात ये है। और यहाँ के पंजाब को PUN से लिखा जाता है, जबकि पाकिस्तान वाले को PAN से लिखा जाता है ना। तो वैसे तो PAN नहीं था, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब जो डिवीजन हुई है। तो मैंने पहले ही बोला कि बंगाल और पंजाब के लोग को बहुत सारा सहना पड़ा इस चक्कर में। अब ये चीज को मैं कनेक्ट करने वाला हूं आगे चल के, वो मैं बताऊंगा। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज ए नेटिव ऑफ गुजरात। ये आप ध्यान रखना कि है ये गुजरात से है, लेकिन इनका जो मेजर वर्क स्टार्ट हो रहा है बॉम्बे से, और बॉम्बे से कहां पहुंच गया? लाहौर में पहुंच गया। समझ गए? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना, मैं अभी लेकर आ रहा हूं वापस इस चीज पे। फेमस वर्क इनके सत्यार्थ प्रकाश के बारे में पूछेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही किताब के बारे में आपको पूछेगा। अगर एक्स्ट्रा पूछ लेगा तो वेद भाष्यम, ऋग्वेद भाष्यम, संस्कार विधि, भूमिका, ये सब चीजें इनके बारे में भी पूछ सकता है। लेकिन मेजरली अगर पूछेगा तो इसीलिए मैंने येलो कलर कर दिया, इसी के बारे में पूछेगा, तो ये इंपॉर्टेंट किताब है ये वाली, ठीक है। अब मैंने बोला कि जैसे कंट्रोवर्शियल किताब है, क्यों कंट्रोवर्शियल किताब है? इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो शायद आपको भी सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी। वैसे मेरे को कोई इसमें अचंभा भी नहीं हुआ है। आप देखिए कि जब राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे हैं तो देव साहब उनको रोक रहे हैं, है ना, यानी कि वैदिक लोग उस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां भी आप देखेंगे कि क्योंकि ये वेदों को ही अपनी सुप्रीम अथॉरिटी मान रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कुछ वेदों के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा तो फिर उनको ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब यहां पे देखो कि किसके बारे में क्या लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा पढ़ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट पूरी की पूरी किताब की डाल दी है ना। आप देखिए कि अब मेरे को नहीं पता कि आज के किताब के वर्जन में ये अवेलेबल है या अब हटा दिया गया, मुझे इस बात का तो इल्म नहीं है। लेकिन पहले के जो, अगर आप इसकी मूल प्रति देखेंगे तो मूल प्रति में 307 से 309 के पेज के आसपास जो है आपको उसमें ये देखने को मिलेगा। इवन आप खुद भी नेट पे सर्च कर लेना, है ना, कि सत्यार्थ प्रकाश अबाउट गुरु नानक, तो फिर इमेजेस में जाके सर्च करना तो आपको ये मिल जाएगी इजीली। अब आप देखना जरा है कि ये पूरा का पूरा कोशिश कर रहे हैं पंजाब के अंदर रिफाइनमेंट करने की, है ना, बेसिकली। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद इनको ये लग रहा है कि जो सिक्स कन्वर्ट हुए हैं, है ना, सिक्स जो है बेसिकली अगर देखा जाएगा तो हिंदू कम्युनिटी से ही कन्वर्ट हुए हैं, और कितनी जरूरत थी वो हमें भी पता है ना। एक बहुत ज्यादा आर्मी की तरह लड़े हैं, है ना, और देश को आजाद भी कराया, बहुत सारी चीजें की हैं, वो हमें भी समझ है, आपको भी समझ है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरत थी, और सिख धर्म की शुरुआत ही इस चीज से हो रही थी कि ये जैसे सती प्रथा वगैरह की बातें आप कर रहे हैं, विडो रिमैरिज की बातें कर रहे हैं, पर्दा सिस्टम की बातें कर रहे हैं, ये अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में ब्रह्मो समाज को देख रहे हैं ना, राजा राम मोहन रॉय को देख रहे हैं, देवेंद्रनाथ को देख रहे हैं कि वो इस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सोचो कि 1469 में तो गुरु नानक पैदा हुए, तो वो उस टाइम पे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। समझो बाबर के कंटेम्परेरी है गुरु नानक, तो वो उस टाइम पे समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे। तो उन्होंने जो चीजें लिखी, यहां पे इन्होंने देखिए कि क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि नानक जी का आशय तो अच्छा था, परंतु विद्या कुछ भी नहीं थी। बेसिकली गुरु नानक देव जी को ये बोल रहे हैं कि उनका चीजों को बताने का आशय तो अच्छा था, लेकिन उनको ज्यादा विद्या नहीं थी, ये बोल रहे हैं ना। तो मैं नहीं बोल रहा, ये जो लिखा हुआ है, भाषा उस देश की जो कि ग्रामों की है उसे जानते थे, यानी ये बोल रहे हैं कि वो जो है उनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, वो सिर्फ गांव की भाषा को ही जानते थे, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और वेदादि शास्त्रों और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे, बोल रहे कि ना वेदों के बारे में कुछ जानते थे ना ही संस्कृत के बारे में, हालांकि रियल फैक्ट इससे कहीं दूर है। इवन अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब को देखते हो उसमें बहुत सारे कोट्स जो है वैदिक के हो गए, है ना, भगवान शिव के हो गए, भगवान राम के हो गए, वो कहाँ से आ रहे हैं फिर? थोड़ा सा अगर क्या बोलूँ मैं, छोड़ो उस चीज को, बट ये इन्होंने लिखा है ना, जो जानते होते तो निर्भय शब्द को निर्भव ना लिखते, जैसे हम उसमें गुरबानी में जो है निर्भय शब्द को निर्भव लिखते हैं, क्योंकि
इनको शायद ये नहीं समझ में आया कि वो जो लिख रहे हैं वो गुरमुखी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, एक तरह से गुरमुखी एक्सेप्ट थी वो सारी की सारी। और अगर हम बुद्ध को देखते हैं या फिर जैनियों को देखते हैं, ये सारों ने कौन सी लैंग्वेज यूज की थी? क्या इन्होंने संस्कृत की थी? प्राकृत लैंग्वेज यूज की थी। एंड प्राकृत लैंग्वेज वो जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है जिसमें लोग को समझ आ जाए। संस्कृत तो सबको समझ ही नहीं आती थी उस टाइम पे, है ना, ऊपर से चली जाती थी। जैसे आज अंग्रेजी सबको समझ नहीं आती, ऊपर से चली जाती है ना। अंग्रेजी एक हुआ है, उस टाइम पे संस्कृत एक हुआ थी। सिंपल सी भाषा में अगर बोले तो वहां आम लोग जो जिस भाषा को समझ पाए, गुरु नानक ने वो लैंग्वेज यूज की। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, उनको तो बोलना ही नहीं आता था, वो शब्द ही उल्टे लिख रहे हैं। जबकि उस टाइम के पंजाब में लैंग्वेज वही थी और उस टाइम के लोग निरपाव ही बोलते थे। लेकिन अब इनको शायद नहीं ठीक लगा, तो ठीक है। और आगे देखिए, बहुत सारी चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हैं, है ना। अब मैं मेजर बता देता हूं। ये देखो, अब ये क्या बोल रहे हैं, उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी, नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते, और यह भी कह देते कि संस्कृत नहीं पढ़ा। जब कुछ अभिमान था तो मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ दंभ भी किया होगा, इसलिए उनके ग्रंथ में जहां तहां वेदों की निंदा और स्तुति भी है। अब देखो कि वेदों की जो निंदा और स्तुति की बात है, देखो यही मैंने बोला ना कि उन्होंने ऑलरेडी उस टाइम पे जो है वेदों के अंदर रिफाइनमेंट कर दी थी कि ये चीजें हमें ठीक नहीं लग रही, इसकी चीजों को हम नहीं मानते हैं। जैसा कि अब मैं एग्जांपल के लिए बोल दूं तो सिख धर्म में सती प्रथा का बिलीव नहीं है, विडो का बिलीव नहीं, विडो रिमैरिज का जैसे ये वैदिक जो है वो खंडन करता है, लेकिन वहां पे जो है वो नहीं मानते इस चीज को, पर्दा सिस्टम को नहीं मानते हैं। फिर एक और मजेदार चीज बताता हूँ, जैसे सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, है ना, तो गुरु नानक ने देखा कि बहुत सारे लोग जो है एक नदी के ऊपर जो है जल चढ़ा रहे थे सूर्यदेव को, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उल्टी डायरेक्शन में यूं जल चढ़ाना शुरू कर दिया। तो लोगों ने बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पंडितों ने बोला, है ना। तो उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि मेरे खेत यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, तो मैं यहाँ से जल चढ़ा रहा हूँ कि खेतों को पानी देना है। तो वो हंसने लगे, बोलते कि अच्छा यहाँ से जल चढ़ाओगे तो खेतों को पानी चला जाएगा। तो गुरु नानक ने भी यही बोला कि अच्छा यहाँ से पानी चढ़ाओगे तो सूर्यदेव को चला जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या समझने वाला, रैशनैलिटी का, है ना, कि रैशनल होकर जब आप सोचने चीजों को शुरू करते हो तो आपको लगता है कि बहुत सारी चीजों में गड़बड़ है ना। बेसिकली सिस्टम ये था कि कुरीतियों को खत्म करना है, बस दैट्स ऑल, है ना। तो इनको नहीं अच्छा लगा तो इन्होंने ये सब एक्सेप्ट्स लिखे, इसलिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिए हैं, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश में ये सब लिखा गया कि अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि सिखों के सर में तो बाल ही नहीं रहने देंगे, इस तरीके की उनकी आइडियोलॉजी वहां पे रही, जो कि सेंसिबल तो नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, उस चीज में कुछ नहीं कर सकते, जो भी है उनकी। फिर आप देखिए, आर्य प्रकाश इज ए न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने आर्य प्रकाश जो न्यूज़पेपर है वो पब्लिश किया है। ही गेव द स्लोगन गो बैक टू दी वेदास। ये स्लोगन अच्छा है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, लेकिन क्या वेद ही सुप्रीम अथॉरिटी है, ये यहाँ पे चैलेंज हो जाता है, क्योंकि वेदों के अंदर तो खुद ही गड़बड़ हमें देखने को मिल रही है। तो वहां पे एक इशू है। सबसे पहले तो वेदों की रिफाइनमेंट होनी चाहिए थी कि अगर किसी ने गलत भी उसके अंदर लिखा है कुछ, या जो सेंसिबल चीजें नहीं है आप उसको हटा दीजिए, तो वेद सुप्रीम अथॉरिटी हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। फिर आप देखिए कि ही एक और स्लोगन है इनका, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और दूसरा, क्योंकि अभी आप आगे चल के देखेंगे तो आर्यंस के बारे में भी ये अपनी एक थ्योरी बताएंगे। हालांकि उस थ्योरी को मैक्सिमम लोगों ने खंडित कर दिया, गलत ही बोला है, इनकी थ्योरी को किसी ने भी बिलीव नहीं किया। इनका मानना था कि आर्यंस तिब्बत से आए हैं, जबकि आर्यंस का कहीं लेना देना नहीं कि वो तिब्बत से आए हैं, है ना। मैक्सिमम आपको आप देखिए, मैंने पूरा आर्यंस के बारे में तो लेक्चर पढ़ाया है ना, लेकिन ये इनकी अपनी थ्योरी है कि नहीं, आर्यंस वहां से आ रहे हैं। इवन बाल गंगाधर तिलक ने भी तो अपनी एक थ्योरी दी, तो इन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी है, जबकि ऐसा है नहीं है, ठीक है। तो 1923 की बात करते हैं। ही स्टार्टेड ए शुद्धि मूवमेंट। वही मैंने बोला कि अगर किसी ने पिछले कई सौ सालों से लोग मुगल्स के अंडर थे तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, जबरन उनका हुआ, या फिर तो अब ये कहने की शुद्धि मूवमेंट में कि आप वापस आ जाओ इधर, पहले शुद्धि खुली नहीं थी, है ना। तो वो लोग आप समझो कि उनकी 3-4 पुश्तें जो है उस धर्म को अपना चुकी हैं, अब वो वापस आए उसके लिए इन्होंने खोली है। लेकिन आप समझो कि जब जनरेशन ही चेंज हो गई तो उनको कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर पिछली ही जनरेशन की शुद्धि हो जाती तो बात ही खत्म हो जाती, तो वो सब सही हो जाता। लेकिन अब वो चीज रही नहीं। समझो कि आज आप जो हो, आज आप मान लो कि चंडीगढ़ में रह रहे हो। अब आपको जो है बचपन में चंडीगढ़ में रहे, है ना, तो बाद में आपके पापा आपको अमेरिका ले गए। आप मेरे को बताओ कि आप 20 साल अमेरिका रहने के बाद वापस चंडीगढ़ आने का दिल करेगा आपका? कभी भी नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता ये चीज। तो वैसी कुछ समझो कि वो जनरेशन ही चेंज हो गई। यही एक कारण है आज की डेट में भी कि बहुत सारे मुस्लिम्स बोलते हैं कि नहीं, हम अपना धर्म हिंदू धर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे, जबकि सबको पता है पूरे अर्थ पे 99% लोग जो वो कन्वर्टेड ही हैं, हिंदू धर्म से ही कन्वर्टेड है, ये बात सबको पता है। लेकिन वापस क्यों नहीं कोई आना चाहता? क्योंकि उनके पूर्वज ही उस चीज में पहले ही उस चीज को इतने समय से फॉलो कर रहे हैं, तो वो नहीं आना चाहते, तो नहीं आना चाहते, बात खत्म होती है। जबरदस्ती किसी को कैसे लेके आ सकते हैं, है ना। बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूं, है ना। तो यही चीज है
कि अगर बुद्ध ने या गुरु नानक ने या महावीर ने अगर रैशनल होकर सोचा तो उनको खंडन करने वाले भी बहुत सारे लोग थे और उनका मजाक उड़ाने वाले भी बहुत सारे लोग थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि रैशनैलिटी की पहले वैसे भी कमी थी। फिर निकनेम्स की बात करते हैं तो मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म बोला जा सकता है इनको। फिर दयानंद सरस्वती से ही एक चीज़ मैं और बताता हूँ, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की है, तो जो लाला लाजपत राय हैं वो आर्य समाजी ही हैं, यानी कि ये इंस्पायर्ड है किससे, आर्य समाज से ही। और भगत सिंह बोला जाएगा तो वो लाला लाजपत राय को फॉलो करते हैं, तो वो भी अगेन जो है आगे चल के हम बोलेंगे कि आर्य समाज की फिलोसफी से ही प्रेरित है। ठीक है भाई, और ये सारी की सारी पंजाब में ही है, यानी कि आप देखो कि काफ़ी समय आगे तक जो है आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर दयानंद सरस्वती इज एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यंस। मैंने अभी आपको समझाया कि वो बोल रहे हैं कि आर्यंस जो तिब्बत से आए हैं, लेकिन इसका कहीं कोई प्रूफ नहीं, ये इनकी एक थ्योरी है ना, जो उनके दिमाग की उपज है। जरूरी नहीं कि आर्यंस तिब्बत से आए, ये कहीं मेंशन्ड नहीं है ना। कुछ लोग तो बोल रहे हैं वो इंडो यूरोपियन है, वो तो यूरोप से आए हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या कह सकते हैं, आर्कटिक सर्कल की थ्योरी दे दी है ना बीजी तिलक साहब ने, पर क्या इसका ये मतलब है कि वो वहीं से आए, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और आप देखिए कि ये जो हो रहा था ना, इसका एक बहुत बड़े इंपैक्ट्स भी हमें देखने को मिले। स्वामी शरदानंद की हत्या, हमें बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला इस चीज़ का। फिर आगे चल के जो पंजाब के अंदर भिंडरावाला, संत भिंडरावाले आते हैं ना, उनका एक इशू क्रिएट हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, बहुत सारे लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हुई कि हम एक तरह से गुलाम है क्या यहाँ पे, है ना। बहुत सारे सिख धर्म के लोग के बीच में भी एक इशू क्रिएट होना शुरू हो गया, क्यों, इसी की वजह से, है ना। तो अब ये देखिए कि ये एक जेन्युइन इनसिक्योरिटी हो रही थी कि जिन लोगों ने पूरा का पूरा, पहले तो पंजाब की डिवीजन हो गई, फिर वहाँ के लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो गई, जिसकी वजह से आप देखिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार तक की नौबत आ गई। आप देखो आपके हाथ सामने ही सामने हुआ ये, तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने के पेरेंट्स ने देखा ही होगा, है ना, 1984 का सीन जो हुआ है। चलिए छोड़िए, उन चीज़ों में नहीं जाते हैं। फिर लाला लाजपत राय वॉज एक्टिव मेंबर ऑफ आर्य समाज, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, एम क्या था, तो मैंने वैसे भी आपको बताया कि जो लोग टूट चुके हैं हिंदू धर्म से, वापस से उनको उस शाखा में लेके आना। और दूसरा क्या है कि मकौले वगैरह ने जो है इंग्लिश एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, तो ये चाह रहे थे कि वापस से वैदिक एजुकेशन में लोग आ जाएं। तो आप मेरे को बताओ कि इतना टाइम इनको हो गया, आ गए लोग वैदिक एजुकेशन में, कितने के लोग आए हैं वैदिक एजुकेशन में, आप मेरे को बता दीजिए, है ना। जबकि आप देखिए कि ये समय की डिमांड है कि आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप देखो कि आप इंग्लिश, ब्रिटिशर ये बोलते हैं कि हमारी एक किताब आपकी पूरी की पूरी अरब लाइब्रेरी के बराबर है, कि अरब लाइब्रेरी की पूरी एक किताब और हमारी एक किताब, पूरी अरब की लाइब्रेरी की जितनी भी किताबें हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक किताब ऑफ ब्रिटिशर्स। बेसिकली दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द एप्लीकेशन पार्ट। और इस तरफ अगर आप देखोगे, अरब के देश हो गए, है ना, या जितने भी आप देखिए देश हो गए, वो सारे केवल और केवल चीज़ों को भरने में प्रयास कर रहे हैं, किताबों को भरने में प्रयास कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट जो है कहीं ना कहीं वीक रह रहा है। जबकि आप भारत का अगर बहुत एंशिएंट कल्चर उठा के देखते हैं तो भारत के लोग भी एप्लीकेशन पार्ट में बिलीव कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो एप्लीकेशन तो खत्म हो गया और नॉलेज वाला पार्ट या फिर कहें कि किताबी ज्ञान जो है वो ज़्यादा चल गया। तो इसीलिए आप देखिए कि ब्रिटिशर्स ने या फिर यूरोप वाले लोगों ने इस चीज़ को प्रूव किया है। तो प्रूव किया है तो आज उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न एजुकेशन जो है, इंग्लिश को आप पढ़ रहे हो, बात खत्म होती है यहीं पे। क्या कर सकते हो, समय की जो डिमांड है आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज़ का, है ना। आपको बदलना ही पड़ेगा, चेंज इज एटर्नल, आप कितना ही बोल दीजिए, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपको अपने बाप दादाओं के प्रेज करके अपनी महानता बतानी पड़े तो इससे ज़्यादा बुरी बात कुछ नहीं होगी। अगर महानता बतानी है तो आप खुद कुछ महान काम करके बताइए, तो उसमें अपने आप ही महानता झलक जाएगी, है ना, कि हम कितने बड़े हैं। आज इसरो इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस कर रहा है, तो क्या हम ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आर्यभट्ट ने ये किया था, क्या सिर्फ उस चीज से हमारी महानता सिद्ध होगी? नहीं। आज अगर इसरो जो है नासा के साथ खड़ा हो गया उसके सामने कि भैया इतने बड़े बड़े इनोवेशंस कर रहा है, तो उससे महानता भारत की सिद्ध होती है कि हाँ भारत भी पीछे नहीं है। ठीक है, डीआरडीओ इतने इनोवेशंस कर रहा है, उससे भारत की महानता सिद्ध होती है ना। आज हम बिना किसी की सहायता के अगर चांद तक पहुंच रहे हैं, वो हमारी महान बात है भारत की, कि हम मॉडर्न में भी विश्वगुरु बन सकते हैं। वहां से भारत की महानता का पता लगता है, ना कि पुराने लोगों को उठा के हम रेफरेंस देते हैं। वो तो अपने टाइम में अच्छा करके, तुम क्या कर रहे हो फिर, है हम यहाँ पे निब्बा निब्बी खेलते रहे क्या, या छपरी कल्चर को प्रमोट करते रहे? तो वो सोचने वाली चीजें हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो उतना समय नहीं है कि उस पर डिस्कस कर पाए। इसके बाद आप देखिए कि ये इन काट दो, आर्य महिला समाज वॉज फाउंडेड बाय पंडिता रमाबाई। ये क्वेश्चन पेपर में भी आ रखा है, आगे भी आ सकता है। तो ये पहली ऐसी वुमेन थी हु वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ पंडिता। ठीक है, तो इनके बारे में इसीलिए मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है। और इनको कैसरे हिंद भी मिला है 1919 में, इनकी सोशल सर्विसेज के कारण। यही कैसरे हिंद गांधी जी को भी मिल रखा था मेडल, है ना, और इनको भी कैसरे हिंद मिला है। चलिए अब मैं कुछ सवाल आपसे करता हूं, फिर आप करते हैं।
क्या बोल रहे हैं फिर तो भारत की हिंदू पॉपुलेशन में कुछ मुस्लिम भी कन्वर्ट हुए होंगे इस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, जो मुस्लिम धर्म भी है, आप इवन अगर इंडिया के अंदर मैक्सिमम मुस्लिम्स देख रहे हो तो वो कन्वर्टेड ही हैं। ये मैं आपके बात का उत्तर दे देता हूँ अनुराग भाई कि मैक्सिमम जो हिंदू भारत में मुस्लिम आप देख रहे हो दे आर ऑल आर कन्वर्टेड मैक्सिमम, ठीक है। तो ये मत सोचो आप। इवन अगर मैं आपको फनी बात एक बताता हूँ, है ना, जो बाबर है, बाबर अपने आप को किनका वंशज बता रहा है? मंगोलों का बता रहा है। सबसे फनी बात आज मैं आपको बताने वाला हूं जो शायद कोई बता भी नहीं रहा होगा, टीचरों को तो पता भी नहीं होगा, आधों को तो। बाबर अपने आप को मंगोलों का वंशज बताता है दोस्तों। और आपको शायद लगता होगा कि बाबर जो है वो इस्लाम धर्म को कबूल किए हुए है तो मंगोल भी इस्लामी थे। जी नहीं, जितने भी मंगोल थे वो तो बौद्ध थे। लो, आज मैं तुम्हारे सारे वहम ही मिटा देता हूं, बाकी छोड़ो। और भारत में आकर मुगल काल में जितने कन्वर्शन हुए हैं वो हमारे सामने हैं कि अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो रहे तो कितने अत्याचार हो रहे हैं आपके ऊपर, उसकी गिनती तो आप कर ही नहीं सकते हो। आप छोड़ो बाकी चीजों को, बाबर के खुद के जो बाप दादा हैं उनको उठा के देख लो, मंगोलों को, वो तो खुद बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। छोड़ो बाकी की बातें, बात ही खत्म कर देता हूं एक ही लाइन में। बेलूर मठ वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो बेलूर मठ किसने फाउंड किया ये बताने की बात है क्या? स्वामी विवेकानंद साहब ने किया। भाई साहब इसमें क्या सोचने की बात है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया वॉज द ऑथर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना। तो स्त्री पुरुष तुलना का अगर बोला जाएगा तो ये लेटेस्ट में क्वेश्चन आया भाई, तो स्वर्णा कुमारी देवी ने जो है ये लिखी है। आर्य समाज किसने फाउंड किया? बॉम्बे के अंदर किया है 1875 में। तो भाई साहब स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, बिल्कुल। Who among the following is primarily connected to the World's Parliament of Religion convened in Chicago? तो शिकागो की पार्लियामेंट इतनी इंपॉर्टेंट है भाई, लेटेस्ट में क्वेश्चन आया और किताब में मैंने डाल रखा है, पहले से ही डाल रखा है ना, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पे संगठित कर दिया मैंने, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, धन्यवाद यार, सपोर्ट किया करो यार, शेयर कर दिया करो। मैंने बहुत मेहनत लगाता हूँ मैं हर सेशन के लिए, पूरे जी जान से मेहनत लगा के बढ़िया बढ़िया चीजें तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ बहुत रिसर्च के साथ। तो शेयर कर दिया करो यार और दोस्तों को बता दिया करो सेशन के बारे में। हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता इन 1828? तो ये ब्रह्मो समाज की स्थापना भाई साहब राजा राम मोहन रॉय कर रहे हैं, सीधी सी बात है ना। और आगे अगले ही साल 1829 में क्या करते हैं? सती प्रथा को खत्म करने की। तो 28 और 29 दोनों ही इंपॉर्टेंट और बेंटिक के टाइम के हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1815? तो आत्मीय सभा का भी यही हो जाएंगे, ठीक है। हु सजेस्टेड द लॉ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड इन 1856 टू सपोर्ट विडो रीमैरिज? तो भाई कैनिंग के टाइम की बात है, मैंने पहले भी आपको बताया था। और इसी टाइम के आसपास 57 के बाद जो है 58 में जाके जो सारी की सारी पावर ट्रांसफर भी कैनिंग के टाइम पे, और ये पहला वाइसरॉय भी यही है, आखिरी गवर्नर जनरल अगर बोलेंगे, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो यही है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी। तो इस टाइम पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है ये किया। लेकिन वहीं पे आप समझो कि अगर इसका ड्राफ्ट पूछ लेता, ये तो लिखा है पास कब किया है, अगर यहां पे ड्राफ्ट की बात हो जाती तो ड्राफ्ट किसके टाइम का है? तो वो डलहौजी के टाइम का है। तो डलहौजी को ड्राफ्ट दिया जा चुका था। विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेल्प राजा राम मोहन रॉय लीगली अबॉलिश दी सती प्रथा? तो बेंटिक के टाइम पे भाई, बेंटिक ने तो हेल्प की थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विद रेफरेंस टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें बताना कौन सी सही है कौन सी नहीं है। ही प्रोटेस्टेड चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगमी? तो आज का मेरा सेशन उठा के देख लो, स्लाइड के अंदर स्पष्ट शब्दों में मैंने ये दोनों ही लिखे हुए हैं। और विडो रीमैरिज, ये 3 पॉइंट मेजर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, उठा के देख लो स्लाइड को, मैंने लिखा हुआ है। ड्यू टू हिज एफर्ट्स द फर्स्ट हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आया। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है और ये भी सही है। ही वॉज प्राइमरी नोन फॉर हिज स्कॉलरशिप इन पर्शियन लैंग्वेज। भाई पर्शियन लैंग्वेज के लिए साथ इंस्पायर्ड नहीं था वो वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को एमलगामेट कर रहे थे। मैंने पहले भी आपको बताया। तो वेस्टर्न कल्चर में पर्शियन लैंग्वेज को नहीं लेते। पर्शियन तो मैंने अभी तो बताया कि ब्रिटिशर तो खुद बोल रहे हैं कि हमारी किताब जो है अरब की कोई भी एक लाइब्रेरी उठा लो, उसके सारी की सारी लाइब्रेरी के बराबर है हमारी एक किताब। तो वो वेस्टर्न कल्चर जो मैं बोल रहा हूँ, यूरोप के कल्चर को बोल रहा हूँ, वेस्ट का बात हो रही है ना। तो ये पर्शिया की बात नहीं हो रही है। अरबी किताबों को पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला। आप 100 किताब पढ़ोगे तो उससे अच्छा है कि एक ब्रिटिशर की किताब पढ़ लो, वो खुद बोलते हैं। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये सही नहीं है ना। तो ए और बी इसका उत्तर है, ये रहा, ये बी इसका सही उत्तर है। इसलिए मैंने बोला कि आज के जो सेशन है ना, इससे मैच द फॉलोइंग भी बन सकते हैं, इससे स्टेटमेंट वाले भी बन सकते हैं। तो आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। मजा आ गया ना? धन्यवाद भाई, धन्यवाद। लव फॉर असम, लव फ्रॉम असम। धन्यवाद भवानी देवी,
धन्यवाद सबका। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इज नोन एज देश बंधु? इसका उत्तर जो बच्चा नीचे देख के ही उत्तर दिया जा रहा है वो गलत ही बोलेगा। भगत सिंह इसका उत्तर नहीं है। देश बंधु किसको बोला जाता था? चित्तरंजन दास को। और स्वराज पार्टी का निर्माण किसने किया था? स्वराज पार्टी का भी इन्होंने ही किया था, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके, तो ध्यान रखना। Who regarded Veda as the source of all knowledge and known for the slogan "Go back to Vedas"? तो go back to Vedas, वेदा ही सुप्रीम अथॉरिटी है। कौन बोल रहा है यहाँ पे, है ना? जब उनको लग रहा है कि पूरा का पूरा वैदिक कल्चर नष्ट हो रहा है तो उसको वापस से ऊपर लेकर जाने की कोशिश कौन कर रहा है? दयानंद सरस्वती कर रहे हैं। ये उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875? तो बॉम्बे के अंदर वो क्या कर रहे हैं? आर्य समाज कहाँ है? ये रहा। कहाँ पे कर रहे हैं? बॉम्बे में। कब कर रहे हैं? 1875 में। ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, आ सकती हैं। Who among the following social reformer ruled out the practice of sati on the basis of Hindu religious texts? तो सती की प्रथा को खत्म करने का सारा श्रेय राजा राम मोहन रॉय को ही जाएगा यहाँ। Who among the following social reformer wrote Brahmo Covenant which was statement of creed of the Brahmo समाज? तो ब्रह्मो कोविनेंट में मैंने बोला था कि पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिए थे जब केशव चंद्र और देवेंद्र नाथ की लड़ाई हुई, है ना? मैंने बताया था ना कि ब्रह्मो समाज दो भागों में बट गया था। तो आदि ब्रह्मो समाज यानी कि जो देवेंद्र नाथ वाला है, उन्होंने जो है उसमें कोड एंड कंडक्ट बता दी थी कि ये रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो इसका साफ साफ उत्तर देवेंद्र नाथ टैगोर आ जाएगा। और Who among the following formed an organization to support the widow remarriage in Madras Presidency? ये इंपॉर्टेंट है। ये भाई साहब मद्रास की बात हो रही है। अगर यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आप मार्क करेंगे तो ये गलत हो जाएगा उत्तर, और यही एक गड़बड़ इसके अंदर हो सकती थी, सिली मिस्टेक। क्योंकि आपने जो है यहाँ पे एक्ट की बात होती अगर विडो रिमैरिज की, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाता, सही होता। तब एक्ट की बात नहीं हुई है दोस्तों, ये मद्रास प्रेसिडेंसी की बात हुई है, पहली बात तो, है ना? और ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहां से बिलोंग करते हैं? ये तो बंगाल के हैं। इन्होंने जो वर्क किया वो बंगाल के अंदर किया भाई। बंगाल की प्रोज का ही इनको फादर भी बोला जा रहा है ना? तो ये मद्रास में कहां से पहुंच गए? तो इनका मद्रास वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मद्रास की बात हो रही है, तो इसमें उत्तर वीर शिलिंगम पंटुलू हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सिली मिस्टेक हो सकती थी। मैक्सिमम लोगों ने हो सकता है कि बी ही उत्तर दिया हो, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल स्टैटिक जीके की हार्ड बुक आएगी, बहुत डिफरेंट होगी वो। अभी कोई भी प्रिंट मत कराना, वो एक पीडीएफ को कहीं प्रिंट आउट करा लो अभी, क्योंकि मैं बहुत सारी रिफाइनमेंट कर रहा हूँ, नई चीजें ऐड कर रहा हूँ और बहुत सारी करेक्शंस भी हो रही है ना। उसको तो मैंने करेक्शन भी नहीं कर रखी है, तो उसको मत पढ़ना ई बुक को। ई बुक तो सिर्फ रेफरेंस के लिए दी थी। फुल फाइनल हार्ड बुक आएगी, हार्ड बुक पढ़नी है आपको, ठीक है? ब्रह्मो समाज द थिस्टिक मूवमेंट विद इन हिंदुइज्म वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन द ईयर। तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 में की थी, है ना? और सती की कब की थी? सती प्रथा एबोलिशन 1829 में। द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ वॉज फाउंडेड बाय, जो आज की डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से है, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी की भी बात की थी, है ना? और कौन है? बहादुर शाह जफर के कंटेम्प्रेरी भी है, मैंने बताया था, सर सैयद अहमद खां है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले भाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे बाय आत्मा पांडुरंगा? तो आत्मा पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज, भाई बताया नहीं था मैंने आपको। Who among the following was not associated with the प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना सभा, सॉरी, प्रार्थना सभा से कौन एसोसिएटेड नहीं है? तो महात्मा गांधी नहीं है भाई। ये सारे तो थे। गोविंद रानाडे के बारे में भी बताया, पांडुरंगा के बारे में भी बताया, भंडारकर के बारे में भी मैंने बोला। महात्मा गांधी तो उस टाइम पे थे ही नहीं, मैंने पहले भी बताया आपको। ये तो उनसे पहले की बात हो रही है, तो महात्मा गांधी इसके पार्ट नहीं है। Who among the following founded the Servants of India Society in 1905 with the help of M.G. रानाडे? तो ये तो मैंने बताया था, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी और जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु। Who among the following founded the सत्यशोधक समाज in 1873? तो ये ज्योतिबा फूले होंगे, और आपको ये पता होना चाहिए कि 1873 जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको ईयर भी पूछ सकता है। तो जो मैंने आज के सेशन में बताया वहां हर ईयर आपको याद रखना है, जगह आपको याद रखनी है और व्यक्ति का नाम। आपको तीन चीज याद रखनी है, ईयर, प्लेस और पर्सन का नाम, एंड चार चीज याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो भी उन्होंने बनाई है। ये चार तो आपको याद होनी ही चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है वो एक सेकेंडरी बात आ जाती है, पर ये चार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है सब। पाल गंगाधर डिस्क्राइब्ड डैश एज ए डायमंड ऑफ इंडिया। तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को डायमंड ऑफ इंडिया से डिस्क्राइब किया, हालांकि दोनों के बीच में मतभेद बहुत सारे थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास्ड? तो ये मैंने आपको ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाले में बताया था, 1929 के अंदर ये पास किया गया था, चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट। आप याद कीजिए, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, टाइमलाइन में भी बताया।
शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी भाई साहब? तो ये आर्य समाजियों ने की है शुद्धि मूवमेंट, है ना, गो बैक टू वेदास और वापस से शुद्धि कर रहे हैं, तो इन्होंने की है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन टू कैरी ऑन ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वर्क? तो ये जो है स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया 1897 वाला। हु अमंग द फॉलोइंग रोड गुलामगिरी? तो ये देखो मैंने कहा था ना शायद क्वेश्चन आया भी और लेटेस्ट में ही आया है ये, और एक एग्जाम नहीं, दो एग्जाम के अंदर गुलामगिरी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो और ये मैंने ऑलरेडी अपनी किताब में डाल रखा था, जो हमारी ये वाली किताब है इसके अंदर ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। तो यहां से ये मैं क्यों रेफरेंस देता रहता हूँ किताब का, इससे ये पता लगता है कि किताब में कौन कौन से सवाल जो पहले आ रखे हैं वो डाल रखे हैं। तो ये इसलिए बताता रहता हूँ कि ये सब किताब से ही आ रहा है, ठीक है। इसका हो जाएगा ज्योतिबा फूले, ठीक है, गुलामगिरी उन्होंने लिखी है मराठी में। सत्यशोधक समाज, ट्रूथ सीकर सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर? तो ज्योतिबा फुले भाई इन्होंने किया। इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद गेव हिज स्पीच? शिकागो में स्पीच हुई थी, है ना। 1893 कहां पे है? ये रहा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था भाई? तो ये इनका नाम था रामकृष्ण परमहंस और असली नाम गदाधर था, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको जैसे टेक्स्ट बुक का पास रहता है वैसे ही हमारा अपना एक पास है जिसका नाम टेस्ट पास है, जिसमें सभी एग्जाम्स के टेस्ट आपको एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। इसके अलावा जीके का पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने बना दिया प्री प्लस मेंस के लिए। रेलवे वाले बच्चे भी इसी को फॉलो करेंगे। वीडियोस, पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, 7000 से ज्यादा एमसीक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर, सब कुछ यहाँ मिलता है। डेली टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप कूपन कोड BASANT यूज कर लेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा ऑफ भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां डायरेक्टली कुछ कूपन कोड भी दिखेंगे, उन पे क्लिक करेंगे, वहां से भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा। आज जहां पे 500-600 का आपको एक टेस्ट पास मिल रहा है, हमने तो इसी के अंदर ही सब कर दिया है। तो ये बैच ही आपको मोटा मोटा 700-800 रुपए का तो बैच ही पड़ जाएगा, है ना। तो उसमें आपको वीडियोस भी मिल गई, टेस्ट पास भी मिल गया, और जो पर्सनलाइज्ड हमने अलग से MCQ टॉपिक वाइज बना रखे हैं वो मिल गए आपको। मॉक टेस्ट, PDF सब कुछ मिल जाएगा, वीडियोस भी, है ना। तो डेली टारगेट्स उसी में मिल जाएंगे। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं फटाफट से आप लोग के 1-2 कमेंट लेके और फिर वाइंड अप करता हूँ सेशन को। मैक्सिमम मैंने सारी चीजें बताई दी। तो जितने भी लोग हो भाई, एक तो लाइक कर दो वीडियो को और शेयर जरूर करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। GS और साइंस का ई बुक क्यों आएगा भाई? जब मैंने बुक निकाल दी तो ई बुक किस लिए आएगा? ई बुक को तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, आंखें फूट जाएंगी, इतनी बड़ी है किताब हमारी। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि चंडीगढ़ में ही बैठ के पढ़ रहे हो मुझसे ऑफलाइन। बढ़िया यार, मजा आ रहा है ना, बस ठीक है। मेरा 4th ईयर में TCS में प्लेसमेंट हो गया है, पर SSC की प्रिपरेशन करके 25-26 का अटैम्प्ट देना, बट कट ऑफ एंड रिपीटर की वजह से डाउट हो रहा है भाई। मैं आपको सच बताऊं तो मेरा खुद का इन्फोसिस में हो गया था, वेदांता में हुआ। मैंने खुद 3-4 प्लेसमेंट ली है अपने टाइम में, फिर वहाँ काम किया, फिर मेरे को मन नहीं किया तो मैंने छोड़ दी थी उस टाइम में, मैं सही बताऊं तो ऐसा कर सकते हो कि एक बार जाओ, है ना, TCS में थोड़ा सा देखो, अगर तो तुम्हें जम रहा है काम तो ठीक है। हालांकि आने वाला समय कोडिंग वालों के लिए तो बहुत बुरा ही होने वाला है। कोडिंग तो सीखने का कोई सेंस बैठता नहीं, कोडिंग का कोई भविष्य तो है नहीं है। बट स्टिल मैं बोलूंगा कि एक बार जाओ, है ना, तुम्हें नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी तुम्हारा 4th ईयर है, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। ऐसा तो है नहीं कि ओवर एज हो जाओगे। तो एक बार जाओ, 2-4 महीने काम करके देखो, अगर तो जमता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना और फिर तैयारी करना। क्योंकि तैयारी जो है साथ की साथ नहीं हो पाएगी। तैयारी के लिए तो तुम्हें जी जान लगाना पड़ेगा। आज की डेट में कंपटीशन बहुत है, रिपीटर बहुत है, तो लगना पड़ेगा 1-1.5 साल, तब जाके जो है अच्छा खासा तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि एक बार जाके, अगर ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो, है ना, तो तुम छोड़ो तो खुद छोड़ो, ठीक है। तो एक बार जाओ, 2-4 महीने काम करो। मैंने खुद ने यही किया है ना। तो मैंने किया कुछ समय काम, फिर मैंने छोड़ा और फिर मैंने ये किया, है ना, तैयारी की। करंट अफेयर की मैंने ऐसी ही, जैसी ये PPT है ऐसी ही बना दी है। बस 2-4 दिन रुको, मैं डाल ही दूंगा उसको। मैं अभी जो है इस कोर्स के अंदर ही डाल दूंगा, ठीक है, कोर्स वालों के अंदर ही डाल दूंगा। चलिए ठीक है, मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी हैं। एक तो शेयर कर दो इस वीडियो को, दूसरा लाइक ज़रूर क्या करो, और बाकी सब दोस्तों को इस पूरे कंटेंट के बारे में बताओ। इस जीवी कक्षा चैनल को आप ही लोगों को ऊपर लेकर जाना है, आप ही का चैनल है, आप ही को ऊपर लेके जाना है। मैं तो सिर्फ आपका सेवक बन के काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर सपोर्ट फुल रखिए, और फ्राइडे से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योग्राफी को स्टार्ट कर देंगे। कल मैं जो है पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन कोशिश करूंगा कि बना के उसको रेंडर करके और डाल दूं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सपोर्ट फुल रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।